अध्याय 3411 समस्याएं होना। मैं अपने शरीर को पूरी तरह से कैसे समझूं और नियंत्रित करूं? मिस्टर व्हाइट के जाने के बाद हान सेन उन सभी बातों के बारे में सोचने लगा जो मिस्टर व्हाइट ने उसे बताई थी। ड्रैगन लेडी ने हान सेन को अकेले चलते और खुद से बातें करते देखा तो उसने कहा, बहुत देर हो गई है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हान सेन ने ड्रैगन लेडी की तरफ देखा और कहा, मैं मिस्टर व्हाइट के यहाँ से वापस आया हूँ। बहुत देर हो चुकी है, तो तुम सो क्यों नहीं रही हो? मैंने एक नया व्यंजन ईजाद किया है। सब आराम कर रहे हैं, इसलिए कोई इसे आजमा नहीं सकता। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं तुम्हें यहाँ पा गया। मुझे लगता है कि तुम मेरा नया व्यंजन आजमाने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हो। ड्रैगन लेडी हान सेन को अपनी रसोई में खींच ले गई। मुझे सच में ज्यादा भूख नहीं लग रही है। हान सेन कुछ भी ट्राई करने के मूड में नहीं था। जल्द ही एक लड़ाई होने वाली थी और उसे अपने दोस्तों और परिवार की सुरक्षा की ज्यादा चिंता थी। नए नए खाने पीने की चीजें उसकी प्राथमिकताओं में कम थीं। ये तो बहुत बढ़िया है। मेरा खाना किसी की भूख जरूर बढ़ा सकता है। मैं दिल से सलाह देती हूँ कि आप भी इसे जरूर खाएं। ड्रैगन लेडी ज्यादा कुछ नहीं बोली। उसने हान सेन को रसोई में खींच लिया और उसके सामने एक थाली रख दी। चूंकि वो पहले से ही वहां मौजूद था, हान सेन ने सोचा कि कम से कम थोड़ा सा तो खा ही लेगा। आखिरकार वो उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। ड्रैगन लेडी बहुत कुशल थी। पूरी संभावना थी कि पूरे ब्रह्मांड में उससे बड़ा कोई रसोइया नहीं होगा। दुर्भाग्य से हान सेन का खाने का मन ही नहीं था। उसने सामने मेज पर रखे खाने के बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए उसने बस एक निवाला खा लिया। बनावट अच्छी थी। उसने कहा, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। हान सेन की बात सुनने के बाद ड्रैगन लेडी ने उससे और पूछा, अगर तुम्हें ये डिश बहुत अच्छी लगी तो मुझे विस्तार से बताओ कि इसमें तुम्हें क्या अच्छा लगा। हान सेन थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने जो कहा था वो बस यूं ही कह दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन लेडी उससे और ज्यादा आलोचना पाने के लिए कोई सवाल पूछेगी। वो बस यूं ही विनम्रता दिखा रहा था। उसने खाने को ठीक से चखने और उसका स्वाद समझने के लिए समय ही नहीं निकाला। आपको समझना होगा कि मैं कोई पेशेवर फूड टेस्टर नहीं हूं, उसने कहा। मुझे बस लगा कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर आप मुझसे पूछें कि खाने का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगता है और क्यों, तो मैं आपको ठीक से नहीं बता सकता। उसने और मांस मुंह में डाला। इस बार हान सेन ने खाने को चखने की पूरी कोशिश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बता पाएगा कि इस व्यंजन में क्या खास है। सबसे बढ़कर वो बस यही चाहता था कि यह सब बस यूं ही खत्म हो जाए। जब हान सेन ने इस बार इसे आजमाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। कोई बात नहीं, ड्रैगन लेडी बोली। बस मुझे बताओ कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। इसे जिस तरह पकाया गया था वह खाने वाले के लिए नहीं था। मेरा मकसद कुछ ऐसा बनाना था जो लंबे समय तक टिके। हान सेन ने पहली बार ऐसा सिद्धांत सुना था। अब जब वो उत्सुक था तो उसने और विस्तार से पूछा, लंबे समय तक चलने वाला क्या मतलब है? इस दुनिया में खाने पीने की ढेरों अच्छी चीजें हैं। इस ब्रह्मांड में हर पल नए नए व्यंजन ईजाद होते रहते हैं। कई व्यंजन बेहद लोकप्रिय हो सकते हैं। जो व्यंजन लोकप्रिय होते हैं उन्हें खाने के लिए बहुत से लोग आकर्षित होते हैं। कई लोग सिर्फ स्वाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा खाना थोड़े समय बाद ही नजरअंदाज और भुला दिया जा सकता है। अगर यह मेनू में भी रहे तो भी ज्यादातर लोग इसे ऑर्डर नहीं करेंगे। लोग इसे कभी कभार ही ऑर्डर करेंगे, लेकिन एक साधारण सा व्यंजन भी विश्वसनीय साबित हो सकता है। इसीलिए ये लाखों सालों तक चल सकता है। यह एक ऐसा ठोस व्यंजन हो सकता है जिसे आप रोजाना खाने पर भी कभी न थके। मैं इसी की तलाश में हूँ, कुछ ऐसा जो लंबे समय तक चले। मैं ऐसा व्यंजन चाहता हूँ जिसे ज्यादातर लोग लंबे समय तक खाते रहें, न कि सिर्फ एक बार। आदर्श रूप से इस तरह का व्यंजन बनाकर मैं लोगों के आहार में बदलाव ला सकता हूँ। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, हान सेन ने कहा। ऐसा खाना बनाना जो लंबे समय तक चल सके आसान काम नहीं है। इंसानों द्वारा दूसरे ग्रहों की खोज शुरू करने से पहले उनके पास खाने के बहुत कम विकल्प थे। वे बस जो भी खा पाते थे खा लेते थे। फिर उन्होंने कुछ खास तरह के खाने विकसित किए जिन्हें पारंपरिक माना गया। अब ब्रह्मांड में खाने बनाने के लिए तरह तरह की सामग्रियां मौजूद है। आप कह सकते हैं कि खाने की चीजें बहुत ज्यादा है, इसलिए पारंपरिक लंबे समय तक चलने वाले खाने का कोई वजूद ही नहीं है। यही कारण है कि यह मेरे लिए इतना मायने रखता है। यह एक चुनौती है और मैं यही चाहती हूँ। अगर यह मेरे लिए मुश्किल न होता तो मैं इसे करने में कोई परेशानी नहीं उठाती। ड्रैगन लेडी मुस्कुराई। उसने हान सेन की ओर देखा और कहा, तुमने जो कुछ भी कहा उसका मतलब है कि तुम खाने को अच्छी तरह समझते हो। तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते कि इस व्यंजन का स्वाद कैसा है?
बस तुम्हें बता दूं कि मैं इसे स्प्रिंग ऑटम मीट कहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें लंबे समय तक टिकने वाला खाना है? हान सेन ने अपना सिर नीचे किया और मांस को घूरने लगा। वो उसे अजीब नजरों से देखने लगा। ड्रैगन लेडी ने सोचा कि हान सेन अब तक कुछ कह चुका होगा, इसलिए उसने कहा, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। क्या कोई ऐसी बात है जिससे तुम छुप सको? मुझे लगा था कि हम इतने करीब हैं कि सब कुछ साझा कर सकते हैं। हान सेन कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, मुझे नहीं पता कि इस व्यंजन में लंबे समय तक टिकने लायक गुण है या नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं उससे लगता है कि इस व्यंजन में एक समस्या है। क्या समस्या है? ड्रैगन लेडी ने पूछा। हान सेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक अनुरोध किया। क्या हुआ? तुम ये खाना दोबारा बनाओ। शायद तब मैं बेहतर समझ पाऊंगा कि समस्या क्या है। हान सेन कोई पेशेवर फूड क्रिटिक नहीं था, फिर भी ड्रैगन लेडी उसकी प्रशंसक थी। उसने सिर्फ इसलिए उसकी राय नहीं मानी क्योंकि वह पेशेवर नहीं था, इसलिए उसने हान सेन की बात मान ली। उसने उस स्प्रिंग ऑटम मीट का और उत्पादन किया। ड्रैगन लेडी ने कड़ाही, चम्मच, चाकू और करछुल मंगवाए, कुछ सामग्री निकाली और हान सेन के सामने ही स्प्रिंग ऑटम मीट पकाने लगी। ड्रैगन लेडी के हुनर कमाल के थे। खाने का चुनाव हो, बनाने की विधि हो या फिर आग पर नियंत्रण, सब कुछ वो एकदम सही करती थी। दुनिया भर के बड़े बड़े शेफ और फूड क्रिटिक्स भी एक भी कमी नहीं निकाल पाते। हान सेन की नजरों में इन सब बातों से वो अजीब लगने लगा। हान सेन मांस तो पका सकता था, लेकिन उसकी खाना पकाने की क्षमता साधारण थी। यहाँ तक कि कुछ ग्रिल्ड मीट भी बहुत खास माना जाता था। ड्रैगन लेडी के सामने उसका मांस पकाने का हुनर फीका पड़ गया। जब हान सेन ड्रैगन लेडी को खाना बनाते देख रहा था, तो उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ड्रैगन लेडी की हर हरकत उसे कुछ कुछ अपनापन सा महसूस करा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन लेडी खाना बना रही हो, हर कदम और हर हरकत कुछ ऐसी थी जो हान सेन ने पहले भी देखी हो। ड्रैगन लेडी की अधिकांश गतिविधियां ऐसी थीं जिनसे हान सेन परिचित थे, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि हान सेन को लगा कि उसकी गतिविधियां अलग हैं। जिन जगहों और हरकतों से हान सेन परिचित नहीं था, वे वही पल थे जब उसे लगा कि ड्रैगन लेडी कोई गलती कर रही है। इससे हान सेन को बहुत अजीब लगा। युद्ध शक्ति के मामले में हान सेन ड्रैगन लेडी को हरा सकता था। खाना पकाने की प्रतिभा के मामले में हान सेन ड्रैगन लेडी को कभी नहीं हरा पाता था। उनके स्तर कहीं भी एक जैसे नहीं थे। अब हान सेन को यकीन हो गया था कि ड्रैगन लेडी ठीक से काम नहीं कर रही है, और यह एहसास बहुत गहरा था। यह थोड़ा अविश्वसनीय था। क्या हो रहा है? मुझे ये एहसास क्यों हो रहा है? क्या यही वो रोशनी और धूल वाली चीज है जिसके बारे में मिस्टर वाइट बात कर रहे थे? हान सेन जितना हैरान था, उतना ही उलझन में भी था। उसे अचानक समझ नहीं आया कि क्या करे। ड्रैगन लेडी ने बसंत और पतझड़ का मांस पहले ही पका लिया था। उसने उसे हान सेन के सामने रख दिया और गंभीरता से पूछा, अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस व्यंजन में क्या कमी है? मेरे लिए इसे समझाना वाकई मुश्किल है। हान सेन ने एक पल सोचा और कहा, मेरे अंदर एक एहसास है और यह मुझे बोलने से रोक रहा है। क्या मैं खुद एक बनाऊं और आप मुझे बताएं कि मैं इसे कितना अच्छा बनाता हूं? उसे यकीन नहीं था कि उसकी भावनाएं सही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे, इसलिए उसने अपनी भावनाएं उसके सामने जाहिर नहीं की। क्या तुम मेरे लिए स्प्रिंग ऑटम मीट बनाओगे? ड्रैगन लेडी ने हैरानी से हान सेन की तरफ देखा। हान सेन के पाक कौशल से वो पहले ही अंदाजा लगा सकती थी कि यह कितना बुरा होने वाला है। हालांकि स्प्रिंग ऑटम मीट देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन दो अलग अलग सब्जियां और मीट थे जिन्हें अलग अलग समय और तापमान की जरूरत थी। हान सेन को तापमान का ध्यान रखना होगा। जो शेफ पेशेवर नहीं थे, वे इस तरह से काम नहीं कर पाते। हान सेन की कमजोरी को देखते हुए उसे नहीं लगता था कि वह यह व्यंजन बना पाएगा। मुझे भी कोशिश करने दो। हान सेन के पास ड्रैगन लेडी जैसी शक्ति नहीं थी। वो सिर्फ रसोई में जाकर साधारण रसोई के बर्तनों और औजारों से खाना बना सकता था। वसंत पतझड़ के मास में 3 सामग्रियां थीं। पहली थी वसंत मसालों का ढेर, दूसरी थी शरद ऋतु के मशरूम और तीसरी थी थंडर बीस्ट के मांस का एक बेहतरीन टुकड़ा। वज्र जानवर की खाल सख्त होती थी। हालांकि वो उच्च श्रेणी का विदेशी प्राणी नहीं था, फिर भी साधारण हथियार उसकी खाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हालांकि उसका मांस बहुत ताज़ा था, खासकर उसकी पीठ का मांस। वो बहुत पतला और छोटा था। तलने के लिए ये बहुत अच्छा भोजन था। वसंत के मसाले कुरकुरे थे, पतझड़ के मशरूम चिकने थे। दोनों को मिलाकर वे खेल के स्वाद को प्रभावी ढंग से दूर कर सकते थे। तीनों ने मिलकर एक बेहतरीन व्यंजन तैयार किया। मांस ने वसंत के मसालों और पतझड़ के मशरूम की खुशबू को और भी बढ़ा दिया। मांस ने सब्जियों को तैलीय तो बनाया, लेकिन ज्यादा चिकना नहीं।
इससे एक ताज़ा स्वाद मिला। वो व्यंजन बनाना आसान लग रहा था। बस तीनों सामग्री डालनी थी और फिर तलना शुरू करना था। मसाले की बात करें तो बस थोड़ा सा नमक और चीनी मिलानी थी। ये तीनों सामग्री ही एक बेहतरीन स्वाद बनाने के लिए काफी थी। हालांकि उस तरह के व्यंजन में सुधार करना मुश्किल था। बसंत के मसाले बिल्कुल ताजे थे। तेज तापमान पर पकाने के लिए सही समय की जरूरत थी। लंबे समय के बाद बसंत के मसाले अपना कुरकुरापन खो देते थे। अगर उन्हें ठीक से न पकाया जाए तो उनका तीखा स्वाद पकवान के साथ नहीं आ पाता, जिससे उसे निगलना मुश्किल हो जाता। थंडर बीस्ट के मांस के खेल के स्वाद को मिटाने वाले मसालों के बिना उसका स्वाद बेस्वाद हो जाता। थंडर बीस्ट का मांस ताज़ा था, इसलिए उसे ज्यादा देर तक नहीं पकाया जा सकता था। हालांकि पतझड़ के मशरूम को ज्यादा देर तक पकाया जा सकता था। हालांकि उसे ज्यादा देर तक नहीं पकाया जा सकता था, वरना मशरूम का प्राकृतिक स्वाद गायब हो जाता। इन तीनों सामग्रियों को पकाने के लिए 3 अलग अलग आग की जरूरत थी। हर एक के लिए समय बहुत सख्त था। आग पर सटीक नियंत्रण रखना और सामग्री को छांटना जरूरी था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी। बसंत के मसालों और पतझड़ के मशरूम को टुकड़ों में पकाना था। आंच बराबर होनी चाहिए थी, इसलिए पतझड़ के मशरूम पतले होने चाहिए थे जबकि बसंत के मसाले गाढ़े होने चाहिए थे। इस तरह वे एक साथ पक पाते थे। थंडर बीस्ट का मांस साफ होना जरूरी था। ड्रैगन लेडी ने हान सेन की तरफ से ये काम पहले ही कर दिया था, इसलिए उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उस साधारण मांस को पकाने के कई नियम थे। ड्रैगन लेडी को नहीं लगता था कि हान सेन जैसा कोई व्यक्ति बसंत और पतझड़ का मांस का अच्छा व्यंजन बना सकता है। और हाँ, हान सेन तो हमेशा लोगों को हैरान करने के लिए जाना जाता था। इसलिए ड्रैगन लेडी इतनी समझदार थी कि उसने उसे कम नहीं आंका। हान सेन हमेशा मांस पकाता था, पर कभी तलता नहीं था। ड्रैगन लेडी को बसंत और पतझड़ का मांस तलते देखने के बाद उसे कुछ समझ आ गया था। उसमें एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि उसके पास ड्रैगन लेडी के जादुई औजार नहीं थे, फिर भी वो साधारण खाना पकाने में माहिर था और उनका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा था। उनका इस्तेमाल करते हुए वो एक माहिर खिलाड़ी जैसा लग रहा था। वो कोई नौसिखिया नहीं था, ये तो पक्का था। हान सेन के हाथ में जो छुरी थी उसके काटने के तरीके में एक लय थी। वो तेज तो नहीं चलती थी, लेकिन धीरे भी नहीं चलती थी। उसके इस्तेमाल से एक ऐसी धुन निकलती थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि ड्रैगन लेडी को भी हान सेन का खाना काटने का तरीका एक कला लगता था। ड्रैगन लेडी हान सेन को घूरते हुए सोच रही थी, उसका हुनर और खाना पकाने का हुनर एक दूसरे से जुड़ा है। हान सेन का चाकू चलाने का हुनर बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि उसकी काटने की कला भी बहुत अच्छी है। सिर्फ इसलिए कि वह काटने में अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छा खाना भी बना सकता है। वो इस बसंत और पतझड़ के मांस को कैसे तल पाएगा? हान सेन ने ज्यादा सोचा नहीं। उसने सारी सामग्री काटकर कढ़ाई में डाल दी। सब कुछ इतना चिकना था मानो उसने 1000 बार ऐसा किया हो। हान सेन ने केवल ड्रैगन लेडी को वसंत शरद ऋतु का मांस तैयार करते और पकाते देखा था, इसलिए भावनाएं अद्भुत थीं। ड्रैगन लेडी ने हान सेन की तरफ देखा। जितना ज्यादा वो देखती रही, उसकी आंखें उतनी ही चौड़ी होती गईं। हान सेन ने हर कदम अद्भुत सटीकता के साथ उठाया। यह वाकई शानदार था। सिर्फ सटीकता पर ध्यान देने के बजाय कोई यह भी कह सकता था कि उसकी लय एकदम सही थी। ड्रैगन लेडी को भी नहीं लगता था कि वो इस मामले में हान सेन से बेहतर कर सकती है। इसने खाना बनाना कब से सीख लिया? ड्रैगन लेडी चौंक गई। खाना पकाने की इतनी कुशलता एक दिन में नहीं आई। जब उसने हान सेन को खाना बनाने की सामग्री तैयार करते देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि उसे खाने की बनावट से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। वो उनके साथ जो चाहे कर सकता था। कुछ ही देर बाद ड्रैगन लेडी का आश्चर्य उलझन में बदल गया। हान सेन की प्रक्रिया भी उसकी जैसी ही थी। अंत में बस थोड़ा सा अंतर था। पतझड़ के मशरूम के बाद बसंत के मसाले कढ़ाई में डाले जाने चाहिए थे, लेकिन हान सेन ने यह तरीका उलट दिया। इस बार उसने बसंत के मसाले पहले पकाए। ड्रैगन लेडी के नजरिए से ये गलत था। पतझड़ के मशरूम पकने पर बसंत के मसाले ज्यादा पक जाते। वे कुरकुरे नहीं होते और उनका स्वाद भी उतना ताज़ा नहीं होता। अगर वो इस तरह पकाएगा तो बसंत ऋतु का मांस बर्बाद हो जाएगा। ड्रैगन लेडी ने अपना सिर हिलाया। ड्रैगन लेडी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि हान सेन ने असल में पतझड़ के मशरूम नहीं तले थे। उसने तो बस बसंत के मसालों को थोड़ा सा भूना था, फिर उसने उन्हें उठा लिया। उसने मांस और बसंत के मसाले भी उठा लिए। तुमने शरद ऋतु के मशरूम नहीं पकाए हैं, ड्रैगन लेडी ने उसे याद दिलाया। अब आप इन्हें डाल सकते हैं, हान सेन ने कहा। उसने ऊपर पतझड़ के मशरूम के पतले टुकड़े रख दिए।
उन्होंने बसंत के मसालों और थंडर बीस्ट के मांस को ढक दिया। ड्रैगन लेडी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हान सेन क्या कर रहा है। हान सेन ने कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला और तेल को देखने लगा। जब तेल गर्म हो गया तो हान सेन ने कढ़ाई उठाई और तेल प्लेट पर डाल दिया। सफेद मशरूम पर सुनहरा तेल लगा था। मशरूम पीले हो गए। ये सोने की परत जैसा था और इससे एक मनमोहक खुशबू आ रही थी। मशरूम, तेल, मांस और वसंत मसालों की महक एक मादक धुंध में घुल मिल गई। ये रासायनिक क्रिया अविश्वसनीय थी। इससे एक ऐसी सब्जी की गंध पैदा हुई जिससे लोगों के मुंह से लार टपकने लगी। यहां तक कि ड्रैगन लेडी को भी इसे देखकर खूब लार टपकानी पड़ी। ये तैयार है, कृपया इसे आजमाएं। हान सेन ने ड्रैगन लेडी के सामने बसंत और पतझड़ का मांस रख दिया। ड्रैगन लेडी चौंक गई। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और बसंत के मसाले उठाए। उन्हें मुंह में डालते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या चख रही है। बसंत के मसालों ने पतझड़ के मशरूम और मांस का स्वाद सोख लिया था। मसाले खुद इतने कुरकुरे थे कि जीभ पर पड़ते ही उनका गहरा असर हुआ। ड्रैगन लेडी का मुंह स्वादों के उन्माद से भर गया। मुंह में नमक और चीनी की सही मात्रा होने के कारण यह उसकी जीभ की सबसे संवेदनशील स्वाद कलियों को छेड़ता रहा। इससे ड्रैगन लेडी की लार टपकती रही। इससे पहले कि वह इसका पूरा स्वाद ले पाती, वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे निगल गई। ड्रैगन लेडी पतझड़ के मशरूम और थंडर बीस्ट मीट को चखने के लिए बेताब थी। उसने झट से उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। उनका स्वाद तीखा था। मीट और मशरूम उसके दांतों के चारों ओर थे और वह दांत पीस रही थी, जिससे उसका मुंह स्वाद से सराबोर हो रहा था। इसने उसकी जीभ पर कब्जा कर लिया। स्वादिष्ट स्वाद उसके मुंह में फूट पड़ा। तुमने ये कैसे किया? ड्रैगन लेडी ने अविश्वास भरी नजरों से हान सेन को देखा, मानो उसे पता ही नहीं था कि वो कौन है। ड्रैगन लेडी हैरान रह गई। इस तरह का खाना बनाना कोई दुर्लभ बात नहीं थी, लेकिन अगर कोई ऐसा खाना बना सकता है तो उसे खाना बनाने और खाने की अच्छी समझ होनी चाहिए। उसे इसमें पारंगत होना होगा, और शायद उससे भी बेहतर। हान सेन उस तरह का आदमी नहीं लग रहा था जो खाना पकाने में बहुत समय लगाता हो, फिर भी वह बसंत और पतझड़ के मांस में बदलाव कर सकता था। इसके अलावा उसने तीनों सामग्रियों को पकाने का सबसे अच्छा तरीका खोज निकाला। इससे ड्रैगन लेडी को कम से कम इतना तो आश्चर्य हुआ ही होगा। ड्रैगन लेडी ने हान सेन की कलाई पकड़ ली और पूछा, बताओ, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कब सीखा? अगर तुम ये पूछोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, हान सेन ने हंसते हुए कहा। मुझे खाना बनाना सीखने का कभी समय ही नहीं मिला। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार खाना बनाते देखा था और तभी मुझे ये रेसिपी समझ में आई। ड्रैगन लेडी ने आंखें घुमाईं। अगर सिर्फ एक नज़र किसी को खाना पकाने के इतने हुनर सिखा सकती है तो इस दुनिया में रसोइयों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। पता नहीं, तुम मुझे सबसे ज्यादा जानते हो। तुम हमेशा खाना पकाते रहते हो। मुझे कितनी बार खाना बनाने का मौका मिलता है। हान सेन के ऐसा कहने के बाद उसने सोचा, क्या इसका उस प्रकाश और धूल वाले स्तर से कोई लेना देना है जिसके बारे में मिस्टर व्हाइट ने बात की थी? मुझे यकीन नहीं होता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप यूं ही किसी को देखकर खुद खाना बनाने में इतने माहिर हो जाएं। हालांकि ड्रैगन लेडी जानती थी कि हान सेन सच बोल रहा है। वह जानती थी कि उसके पास खाना बनाने का समय नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो बस थोड़ा सा मांस ही ग्रिल कर सकता है। इसमें कोई हुनर नहीं है। यदि हान सेन ने बेतरतीब ढंग से देखा होता और इतना कौशल सीखा होता तो भी यह कुछ ऐसा था जिसे ड्रैगन लेडी समझ नहीं पाती और विश्वास नहीं कर पाती। ड्रैगन लेडी ने हान सेन के लिए कुछ और व्यंजन बनाए। पता चला कि वो उन्हें भी बना सकता था। उसने असल में उससे भी बेहतर खाना बनाया। उसने ड्रैगन लेडी को कई सरप्राइज दिए। उसके बदलावों से खाने का स्वाद हमेशा ड्रैगन लेडी के व्यंजनों से बेहतर होता था। ड्रैगन लेडी ने अविश्वास से हान सेन को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसा प्रतिभाशाली आदमी भी हो सकता है। वो उससे भी बेहतर था, जो एक सच्चा पेशेवर था, और उसने ये सब सिर्फ एक नज़र देखकर ही कर दिया। तुमने ये कैसे किया? ड्रैगन लेडी थोड़ी उदास हो गई। उसे आश्चर्य होने लगा कि उसने एक अच्छी शेफ बनने के लिए इतनी मेहनत से पढ़ाई क्यों की थी। शायद इसीलिए मैं जीनियस हूं। हान सेन ने सोचने का नाटक किया और ऐसा करते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। ड्रैगन लेडी ने हान सेन की तरफ देखा तो वो गुस्से में लग रही थी। वो तवा उठाकर हान सेन के मुंह पर जोर से मारने ही वाली थी कि उसने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है मैं सचमुच समझ गया हूं। तुम क्या समझते हो? ड्रैगन लेडी ने आश्चर्य से उससे पूछा। मैं इसे समझा नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं हर काम का सही तरीका ढूंढ ही लेता हूं।
हान सेन ने इसे जितना हो सके साफ साफ समझाने की कोशिश की। ड्रैगन लेडी ने उसकी बात सुनी तो उसने हान सेन को अजीब नजरों से देखा। बड़ा रास्ता आसान है, सब कुछ अपने मूल स्थान पर लौट आएगा। क्या तुम पहले ही उस उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हो जहां इंसान और रास्ता एक साथ मिलते हैं? मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मिस्टर व्हाइट ने इसे विद लाइट एंड डस्ट कहा है। आप कह रहे हैं कि यह इंसानों और रास्ते का मिलन है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। हान सेन ने सिर हिलाया। उसे एक और बात याद आई। फिर उसने ड्रैगन लेडी से कहा, मुझे जाकर बहुत सी बातें साबित करनी है। क्यों ना हम बाद में फिर बात करें? हान सेन ने हाथ हिलाया, चला गया और अपने घर लौट गया। इतनी देर क्यों हुई? जी यानरान मेज के सामने बैठी कई दस्तावेजों को छांट रही थी। हान सेन को वापस आते देख उसने उसके लिए चाय परोसी। हान सेन ने जी यानरान को पकड़ लिया और जल्दी से कहा, यानरान, मुझे जुवान मेन की सबसे कठिन किताब दो। क्यों? मुझे लगा था कि तुम्हें उन किताबों से नफरत है। क्या तुम जल्दी में इन्हें पढ़ने वाले हो? जी यानरान ने हैरानी से हान सेन की तरफ देखा। हान सेन ने उसे बहुत पहले ही जुवान मेन की सारी किताबें दे दी थी क्योंकि वह खुद उन्हें पढ़ना नहीं चाहता था। ज्यादा से ज्यादा उसने बस कुछ पन्ने ही पलटे। उसने कभी उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगाया। बिल्कुल नहीं, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि मुझ में इसे सीखने के लिए जरूरी गुण है या नहीं। हान सेन अपनी पत्नी को कुछ भी समझा नहीं पा रहा था। कुछ देर सोचने के बाद जी यानरान ने कहा, जब आपने पिछली बार हिडन रियल देखा था तो आपने उसका आधा ही पढ़ा था। आप जहां से रुके थे वहीं से आगे क्यों नहीं बढ़ते? मुझे हिडन रियल या कोई और बेतुकी शुरुआती किताबें नहीं चाहिए। हान सेन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो किताब दें जो समझने में सबसे मुश्किल हो। मुझे लगता है कि जुवान मेन हिडन रियल एक्सप्लेनेशन नाम का एक लेख है। मिस्टर व्हाइट ने कहा कि पिछले कुछ सालों में इसी लेख ने उनकी समझ को सबसे ज्यादा बढ़ाया है। क्या तुम सच में जुवान मेन की छिपी हुई असली व्याख्या पढ़ना चाहते हो? जी यानरान ने हैरानी से हान सेन की ओर देखा। द जुवान मेन हिडन रियल एक्सप्लेनेशन मिस्टर व्हाइट ने जुवान मेन के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर लिखी थी। यह जुवान मेन के बारे में सबसे कठिन किताब नहीं थी, लेकिन इसमें इसके कई पहलुओं को शामिल किया गया था। अगर कोई व्यक्ति जुवान मेन को नहीं समझता या अगर वो जुवान मेन के मूल विद्वान नहीं है तो वह जुवान मेन हिडन रियल एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ पाएगा। जी यानरान को जुवान मेन के बारे में बहुत कुछ जानना था, इसलिए जुवान मेन के छिपे हुए वास्तविक स्पष्टीकरण का अध्ययन करने के लिए उसे बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता थी। उसे अभी बहुत कुछ समझना बाकी था, इसलिए उसे हमेशा मिस्टर व्हाइट से स्पष्टीकरण मांगना पड़ता था। हान सेन को जुवान मेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, फिर भी वो सीधे जुवान मेन की छिपी हुई असली व्याख्या पढ़ना चाहता था। जी यानरान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इसे पढ़ने का क्या मतलब है। लेकिन अगर हान सेन देखना चाहता था तो जी यानरान उसे मना नहीं करने वाली थी। उसने उसे जुवान मेन के छिपे हुए असली स्पष्टीकरण की एक प्रति दे दी। मिस्टर व्हाइट ने जो लिखा था वह एलायंस में हान परिवार के घर में था। ये किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बताया गया था। हान सेन को कुछ भी समझ नहीं आया। उसके लिए यह बहुत मुश्किल था। अच्छी याददाश्त से काम नहीं चलेगा। हालांकि हान सेन ने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। जुवान मेन के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। हान सेन को समझ में आ रहा था, हालांकि वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था। यहां तक कि उसका डोंगशुआन सूत्र भी उच्च स्तर का था। जुवान मेन की बातों में हान सेन को ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। वो जी यानरान से कहीं कमतर था। हान सेन ने शुवान मेन की छिपी हुई असली व्याख्या उठाई और उसे पढ़ा। उसे पढ़कर उसे खुशी हुई। पहले उसके लिए इसे समझना बहुत मुश्किल था। अब हान सेन किसी तरह सब कुछ समझ पा रहा था। उसे हैरानी हुई कि यह इतना मुश्किल भी नहीं था। उसे एहसास हो गया कि पन्नों की विषय वस्तु काफी सरल थी। यह एहसास सिर्फ महसूस किया जा सकता था। यह उस व्यक्ति जैसा था जिसने पहले कभी गणित नहीं पढ़ा था। उसे गणित देखते ही सिरदर्द होने लगता था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंध जाता था। फिर गणित मुश्किल नहीं लगता था। पहले हान सेन के पास सीखने का समय नहीं था, इसलिए जब उसने इसे पढ़ा तो उसे इसका कोई मतलब नहीं लगा। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था। उसे जुवान मेन की बातें दिलचस्प लगी। वो इसे एक एक पन्ना पढ़ते रहे, ये सोचकर कि यह बहुत दिलचस्प है। जी यानरान ने हान सेन को लालच से पन्ने पलटते हुए देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गंभीरता से सब कुछ पढ़ रहा है, इसलिए उसने कहा, तुम बहुत तेजी से पन्ने पलट रहे हो। क्या तुम सच में समझ रहे हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो? जैसे ही हान सेन ने पढ़ा, वो बहुत उत्साहित होकर बोला,
मुझे थोड़ा बहुत समझ तो आ ही जाना चाहिए, चाहे खाना बनाना हो या किताबें पढ़नी हो। हान सेन इन कामों में कभी अच्छा नहीं रहा था। अब हान सेन उन सभी कामों में बहुत अच्छा कर रहा था जिनमें उसे कमजोर माना जाता था। अगर यही वह प्रकाश और धूल वाला स्तर था जिसके बारे में मिस्टर व्हाइट ने बात की थी, तो हान सेन के लिए यह एक अकल्पनीय वरदान था। मिस्टर व्हाइट ने कहा था कि मेरे शरीर का इस्तेमाल किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि मेरा शरीर एक ऐसा जीनियस बन जाएगा जो हर चीज में प्रतिभाशाली होगा? मैं चाहे कुछ भी करूं या कुछ भी सीखूं, क्या मैं दूसरों से बेहतर रहूंगा? हान सेन ने जुवान मेन की छिपी हुई असली व्याख्या पढ़ी और जुवान मेन को और भी बेहतर ढंग से समझने लगा। उसने कई सालों तक इसे सीखने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो इसे और भी बेहतर समझ रहा था। यद्यपि उस पुस्तक को पढ़ने का यह अर्थ नहीं था कि उसने जुवानमेन के बारे में सीख लिया था, लेकिन ये पहले जैसा नहीं था जब वह केवल थोड़ी मात्रा में ही जानता था। उसने किताब बंद की और जी यानरान के चेहरे की तरफ देखा। उसने जी यानरान को देखा और बुरा महसूस किया। तुम क्या देख रहे हो? जी यानरान ने हाथ बढ़ाकर हान सेन को धक्का दिया। उसे बुरा लगा। मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूं। हान सेन ने नजरें नहीं हटाई। उसने हाथ बढ़ाकर जी यानरान के जबड़े को छुआ। वो मुस्कुराया। तुम्हें पता है कि लोगों के चेहरे कैसे देखने हैं, है ना? जी यानरान ने हैरानी से हान सेन की तरफ देखा। जुबान पुरुषों में चेहरे अंधविश्वास का हिस्सा नहीं थे। हालांकि एक हुनर था जिससे उन्हें देखा जा सकता था। इसे हृदय से जन्म कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि अगर कोई बुरी चीजों के बारे में सोचे तो वह बदसूरत लगे या अच्छे कामों के बारे में सोचे तो वह आकर्षक लगे। दिल से पैदा होना का मतलब था कि किसी व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्तित्व उसके चेहरे को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जो लोग कड़ी मेहनत करते थे उनमें आमतौर पर ज्यादा भावुकता नहीं होती थी। उन्हें भौहें चढ़ाना पसंद था, इसलिए उनके माथे पर ज्यादा झुर्रियां होती थीं। जो लोग बहुत हंसते थे उनकी आंखों और मुंह के आसपास झुर्रियां अधिक होती थीं। गहराई में जाएं तो अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव खराब हो तो उसका कलेजा जल जाता है। अगर वह देर तक जागता है तो उसका गला और नाक खराब हो जाती है। उसकी आंखों के आसपास काले घेरे पड़ जाते हैं और उसके बाल झड़ जाते हैं। जीवन के सभी अनुभव किसी व्यक्ति के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये निशान ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे लोग चेहरे पर देख सकते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति का आकलन करने के लिए इन्हीं निशानों का इस्तेमाल कर सकता है। किसी चेहरे को पहचानने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत होती थी, जैसे चिकित्सा और जीव विज्ञान पढ़ने के लिए। ये सबसे बुनियादी बातें थीं। हान सेन इनमें से कुछ चीजें सीखता था, क्योंकि उसे लगता था कि यह बहुत ज्यादा झंझट और समय की बर्बादी है, इसलिए उसने इसे सीखने की जहमत नहीं उठाई। हान सेन, जो बाहर से देखने पर जुवान मेन का आधा छात्र था, सड़क पर मिलने वाले औसत ज्योतिषी जितना सटीक नहीं था। जैसे ही हान सेन ने जी यानरान के चेहरे को देखा, उसे वो बिल्कुल अलग नजर से दिखाई दी। पहले वो उन निशानों को पहचान और दर्ज नहीं कर पाता था। अब वे उसके सामने प्रकाशित हो रहे थे। यह उस मुहावरे की याद दिलाता था, जब आप किसी घेरे के अंदर होते हैं तो आप अंदर देख रहे होते हैं, जब आप बाहर होते हैं तो आप हमेशा बस गर्मी की तलाश में रहते हैं। अब हान सेन कुछ ऐसा देख सकता था जो तकनीकी रूप से उसके अंदर था। जरूर, अब बताओ मेरे चेहरे पर तुम्हें क्या दिख रहा है? जी यानरान ने हान सेन का हाथ हटा दिया। उसने अपना चेहरा हान सेन के सामने किया और उसे दिलचस्पी से देखा। 4 दिन पहले लिटिल फ्लावर एलायंस में गया था, है ना? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी यानरान ने हान सेन के चेहरे की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें ये सब मेरे चेहरे को देखकर ही समझ आ गया? हान सेन ने अपनी उंगली बढ़ाकर जी यानरान के होठों को छुआ। हान सेन की उंगली पर हल्का रंग था। हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वो लिपस्टिक है जो तुम हमेशा इस्तेमाल करती हो। ये ब्रांड सिर्फ अलायंस में ही मिल सकता है और यह सबसे नया है। इसे बाजार में आए सिर्फ 4 दिन हुए हैं। मुझे यकीन है कि मैनेजर हमारे घर सबसे नया सामान पहुंचा देगा। सिर्फ लिटिल फ्लावर ही अलायंस से तुम्हारे लिए ये लिपस्टिक ला सकता है। एक पल सोचने के बाद जी यानरान ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि लिटिल फ्लावर ही अलायंस में वापस गई थी? शायद कल की बात हो, या शायद 2 दिन पहले की। नहीं। हान सेन ने यकीन से सिर हिलाया। तुम्हें अपने रूप रंग पर ध्यान देना तो बहुत पसंद है, लेकिन तुम मेकअप नहीं करती। आमतौर पर तुम अपने चेहरे को नमी देने और उसे हल्की चमक देने के लिए स्किन केयर पर ध्यान देती हो। ये लिपस्टिक वो प्रोडक्ट है जिसका तुम हमेशा इस्तेमाल करती हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तुम उसे पहले जरूर आजमाती हो। जी यानरान ने हान सेन की तरफ देखा और मुस्कुराई। वो कुछ नहीं बोली।
इससे हान सेन थोड़ा चिंतित हुआ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सही कह रही हूं या नहीं? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, जी यानरान ने आंखें घुमाते हुए कहा। तुम्हें तो पता भी है कि मैं कैसी लिपस्टिक लगाती हूँ। मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम मेरी इतनी परवाह करते हो? इसका क्या मतलब है? तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी परवाह कैसे न करूं? मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं। हान सेन ने जी यानरान की कमर पकड़ते हुए कहा। जी यानरान ने अपनी कमर भींचते हुए कहा, बकवास बंद करो। बताओ, क्या तुमने सच में लोगों के चेहरे पढ़ना सीखा? और क्या क्या देखा? मैं देख सकता हूं कि मेरे ससुर की हालत ठीक नहीं है। जरूर मेरी सास ने उन्हें तंग किया होगा। हान सेन ने बोलते हुए जी यानरान के चेहरे की तरफ देखा। जी यानरान ने अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा, आप ये कैसे जान सकते हैं? ये जानना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे गले में जो हार है वो तुम्हारी सास का है। हान सेन ने कहानी समझाई। जी यानरान को झटका लगा। जी यानरान ने फिर हान सेन से कुछ पूछा। वह उसे सहजता से जवाब दे पाया। उसके शरीर को देखकर वह बहुत कुछ अंदाजा लगा सकता था, यहाँ तक कि वह रोज क्या करती थी ये भी पता चल रहा था। इससे जी यानरान को गहरा सदमा लगा। उसने लोगों को पढ़ना भी सीख लिया था। लंबे कठिन समय के बाद उसे बस थोड़ा सा ही समझ आया था। वह पहले हान सेन से बेहतर थी, लेकिन अब हान सेन उससे कहीं बेहतर था। क्या तुमने सचमुच जुवान मेन के छिपे हुए वास्तविक स्पष्टीकरण को पढ़ा है? जी यानरान ने हान सेन को संदेह भरी नजरों से देखा। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैंने इसे पूरा पढ़ा है, हान सेन ने कहा। मैंने इसका लगभग आधा हिस्सा पढ़ा है। तुम मेरी जानकारी के बिना इस पर गुप्त रूप से शोध तो नहीं कर रहे होगे, है ना? इसे समझने के बाद तुम यहाँ आए और मुझसे आगे निकलने के लिए नाटक किया। जी यानरान को यकीन नहीं हुआ कि हान सेन ने इसे सिर्फ एक बार पढ़ा था और इतनी अच्छी तरह समझ लिया था। 1 मिनट के लिए मंच पर आने के लिए मंच से दूर 10 साल की कड़ी मेहनत लगती है, और एक आम आदमी के लिए भी यही होता है। आपके पति एक अनोखे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। मुझे 10 साल अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। मुझे मंच पर आने के लिए बस एक पल की जरूरत है। हान सेन घमंडी लग रहा था। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। जी यानरान को यकीन नहीं हुआ। उसने जुवान मेन का एक और दस्तावेज निकाला और हान सेन को दे दिया। यह एक छोटी किताब है। तुम्हें इसे जाकर पढ़ना चाहिए। अगर तुम समझ सकते हो कि इसमें क्या है तो मैं मानूंगी कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। प्रिय, अपने पति पर भरोसा न करना बुरी बात है, हान सेन ने कहा। मुझे सिर्फ अपने फैसले पर भरोसा है, जी यानरान ने होंठ सिकुड़ते हुए कहा। मर्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे झूठे होते हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हान सेन ने कहा, तुम जो कह रहे हो वह गलत है। मैं किसी भी दूसरे आदमी जैसा नहीं हूं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, जी यानरान ने गंभीरता से कहा। तुम आम आदमी से भी ज्यादा अविश्वसनीय हो। हान सेन का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अचानक अवाक रह गया था। उसने आंखें घुमाई और हंस दिया। ठीक है, मैं ये छोटी किताब पढ़ूंगा। अगर मुझे सब समझ आ गया तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तुम क्या चाहते हो? जी यानरान ने पलक झपकाते हुए पूछा। हान सेन मुस्कुराया। उसने जी यानरान से कुछ फुसफुसाया। जी यानरान का चेहरा लाल हो गया। उसने पागलों की तरह हान सेन की कमर पर चुटकी काटी और कहा, तुम नरक में जाओ। क्या डर रही हो? क्या तुम शर्त नहीं लगाना चाहती? क्या अब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा? तुम जानती हो कि तुम्हारा पति जीनियस है, इसलिए तुम डर रही हो। हान सेन ने अपने होंठ ऊपर उठाए। जी यानरान ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे डर नहीं है। हम दांव लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इस किताब को सिर्फ एक बार पढ़कर सब कुछ सीख जाएंगे। अगली सुबह हान सेन अपने सपनों से जागा। जी यानरान का शरीर कोमल था। वह उसके शरीर पर हड्डीविहीन लग रही थी। उसने अच्छी नींद ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछली रात की हरकतों के बाद वह बहुत थकी हुई थी। हान सेन ने जी यानरान के गाल चूमे और बहुत गर्व महसूस किया। पिछली रात उसने एक बार जुवान मेन के बारे में छोटी किताब पढ़ी थी। इससे जी यानरान ने उसके साथ एक अच्छी रात बिताने का अपना वादा निभाया। हान सेन के लिए यह सिर्फ अद्भुत नहीं था, उसका शरीर बहुत अजीब था। यहाँ तक कि सेक्स के दौरान भी ये बहुत खास था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से कहीं ज्यादा समझ रहा था। एक हल्का सा स्पर्श ही जी यानरान को पागल करने के लिए काफी था। क्या इसका मतलब है कि मेरा शरीर उस स्तर पर पहुंच गया है? हान सेन बहुत खुश था। उसे लग रहा था जैसे दुनिया की कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। वह बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और घर से बाहर निकल गया।
वह कुछ ऐसा आजमाना चाहता था जिसमें वह ज्यादा अच्छा नहीं था, ये देखने के लिए कि क्या उसका शरीर उसमें ढल पाएगा। घर का दरवाजा खोलते ही उसे आसमान में एक रोशनी दिखाई दी। जीनो टैबलेट फिर से जल रही थी। किसी ने नेता की सीट को चुनौती दी है। हान सेन ने अपना सिर उठाया और चौंक गया। आकाश में जो प्रकाश चमक रहा था वह 17वें आकाश का था, जहां किन शियू था। किन शियू को कौन चुनौती देना चाहता है? हान सेन ने जीनो टैबलेट की तरफ देखा। वह देखना चाहता था कि किन शियू को चुनौती देने की हिम्मत किसमें है। उसे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं सूझ रहा था जो ऐसा करने को तैयार हो। हान सेन अकेले नहीं थे जो इस बात से उलझन में थे। जीनो हॉल और गॉडकैस पार्टी के कई कुलीन लोग भी सदमे में थे। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि अब किन शियाओं को कौन चुनौती देना चाहता होगा। जीनो टैबलेट पर जल्दी ही 17वें आसमान की तस्वीर दिखाई दी। किन शियू और एक और परछाई स्क्रीन पर दिखाई दी। ये वही है। जब हान सेन ने परछाई देखी तो वह पहचान गया कि यह कौन है। वह एक खूबसूरत औरत थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि इंसान जैसी नहीं लगती थी। लोगों को उसके बारे में गलत राय बनाना मुश्किल था। ये तो डायन का चंद्रदेव है। वह किन शियू को चुनौती क्यों देगी? हान सेन बहुत उलझन में था, लेकिन कोई भी उसे पहेली का जवाब नहीं दे सका। ये वही है, ये वही है। दूर से वांग युहां की आवाज सुनाई दी। पास आते हुए वह चिल्ला रहा था। हान सेन उसके पास गया और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह वही है? क्या तुम जानते हो वह कौन है? वांग युहांग ने तुरंत कहा, जब मैं 33 आसमान में फंसा था तो उसी ने मुझे बचाया था। लेकिन उसने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया। मैंने उससे बदला लेने की कसम खाई है। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वांग युहांग को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपमानित किया गया हो। मैं उससे हरा नहीं पाया, लेकिन मेरा सुपर गॉड स्पिरिट शरीर अब परम अवस्था में पहुंच गया है। मुझमें उसे हराने की क्षमता होनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि वह कौन है? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है। अगर मैं देवताओं को देखता हूं तो मैं देवताओं को मार देता हूं। अगर मैं बुद्ध को देखता हूं तो मैं बुद्ध को मार देता हूं। वांग युहांग चिल्ला रहा था। उसका नाम मून गॉड है, हान सेन ने कहा। हान यूफेई की तरह वे भी कई साल पुरानी चुड़ैलें हैं। लेकिन हान यूफेई बाकी सभी चुड़ैलों में कमजोर है। मून गॉड सबसे ताकतवर चुड़ैलों में से एक है। वांग युहांग की बोलती बंद हो गई। स्पेस गार्डन में ज्यादातर लोग वांग युहांग के दिल में डर नहीं भरते थे। हालांकि बाओ एयर भी ऐसी ही एक थी। लिंग एयर भी एक और थी। हालांकि उसे सबसे ज्यादा डर हान यूफेई से ही लगता था। हान यूफेई अक्सर वांग युहांग की परीक्षा लेता था। उसका नाम सुनते ही वह डर जाता था। खांसी, खांसी, हम दोनों ही पीड़ित हैं। तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। वांग युहांग ने तुरंत हान सेन की बात पर सहमति जताई। उसने चारों ओर देखा और अपने आसपास के माहौल को भांप लिया। उसे अब डर था कि हान यूफेई भी वहीं आसपास है। वह नहीं चाहता था कि वह उसकी कही बात सुने। तुम किसके साथ हो? दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। वांग युहांग के पैर ढीले पड़ गए। गिरने से बचने के लिए उसे हान सेन का हाथ पकड़ना पड़ा। तभी हान यूफेई पास के दरवाजे से बाहर आए। उसने वांग युहांग को ऐसे देखा जैसे वो मुस्कुरा रही हो, लेकिन असल में वो मुस्कुरा नहीं रही थी। वांग युहांग ने जल्दी से कहा, बहन यूफेई, मैं तो मजाक कर रहा था। बहन चंद्रदेव आपकी ही जाति की है, इसलिए वो भी मेरी बहन है। मुझे धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अगर वो मेरा दिल भी थाली में सजाकर चाहती तो मैं खुशी खुशी अपनी जान देकर उन्हें दे दूंगा। वांग युहांग सचमुच हान यूफेई से डर गया था। उसे डर था कि हान यूफेई उस पर और भी परीक्षण करने वाला है। हालांकि हान यूफेई अब उससे निपटने के मूड में नहीं था। उसने हान सेन की ओर देखा और पूछा, चंद्रदेव किन शियू को चुनौती क्यों देंगे? ये तो मुझे ही पूछना चाहिए था, हान सेन ने कहा। वह किन शियू को चुनौती देने क्यों गई है? तुम लोग एक ही जाति के हो, इसलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा समझ होनी चाहिए। हान यूफेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, किन शियू ने जीनो ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए ब्रह्मांड की बाधाओं को तोड़ दिया। उसका शरीर ब्रह्मांड द्वारा प्रतिकर्षित किया गया था और वह जीनो हॉल द्वारा दबा दिया गया था। मेरी जाति ही वह है जिसने उसे बचाया और उसे जीवित रहने दिया। हालांकि हमने ये केवल वान एयर की ओर से किया था, लेकिन चंद्रदेव ने इसी कारण देव आत्माओं से युद्ध किया था। उसने उसे जीवित रखने के लिए ऐसा किया। उसने उसकी जान बचाई। भले ही किन शियू नया ब्रह्मांड नेता बन जाए, वह चंद्रदेव को कुछ नहीं करेगा।
मुझे नहीं पता कि चंद्रदेव ने उसे चुनौती देने का फैसला क्यों किया है। क्या आपको लगता है कि मून गॉड में किन शियू को युद्ध में चुनौती देने की क्षमता है? हान सेन ने सोचा कि मून गॉड के पास मौका हो सकता है। किन शियू शक्तिशाली था, लेकिन चुड़ैलें भी बुरी नहीं थीं। उस समय गॉडकैस पार्टी और जेनो हॉल के नेताओं ने एक जीवन रूप बनाया। उनमें से एक मानव अल्फा था। वह पहला किन शियू था। दूसरा जीव चुड़ैल जाति का अल्फा था। हान सेन को नहीं पता था कि चुड़ैल अल्फा को क्या कहते हैं। उसे नहीं पता था कि वे अब जिंदा भी हैं या नहीं। इन सब बातों को देखते हुए एक चुड़ैल का खून किन शिया से लड़ने के लिए काफी था। चंद्रदेव सभी चुड़ैलों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए शायद उनमें किन शिया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। वरना अपने व्यक्तित्व के साथ वह किन शिया को चुनौती क्यों देती? मुझे नहीं पता। हान यूफेई ने अपना सिर हिलाया। 17वें आसमान में चंद्रदेव आगे बढ़े। वे मानो मन चांदनी में विचरण कर रहे हों। उनके हाथ में कोई अग्नि नहीं थी। अगर आकाश में मौजूद जीवों को इस लड़ाई का मतलब न पता होता तो वे सोचते कि वे बस खेल रही हैं। किन शियू ने चंद्रदेव की ओर देखा। वे हमेशा की तरह उतने आत्ममुग्ध नहीं लग रहे थे। उन्होंने झुककर कहा, बहन चंद्रदेव, कई साल हो गए। कैसी हो? जीवों से भरा आकाश स्तब्ध रह गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई और भी इंसान होगा जो किन शियाओं से ऐसा व्यवहार करवा सकता है। चंद्रदेव ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन अब मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा हूं। तुम्हें परेशान करने की हिम्मत किसने की? किन शियू ने उस पर मुस्कुरा कर कहा। ये तुम थे, चंद्रदेव ने ठंडे स्वर में कहा। किन शियू जानता था कि वह ऐसा ही कहेगी। उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है तो तुम मुझे पीट सकती हो। मैं पलटकर नहीं बोलूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा कहने से मुझे अपराध बोध होगा? चंद्रदेव ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरा यह मतलब नहीं था, किन शियू ने गंभीरता से कहा। बहन मून, आप हमेशा मेरे और मेरी बहन के साथ बहुत अच्छी रहीं। अगर आप मुझे मारना चाहती हैं तो मैं जवाब नहीं दूंगा। चंद्रदेव ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक दूसरे के एहसानमंद नहीं हैं। अगर वानर ने तुम्हारी जान की भीख नहीं मांगी होती तो मुझे परवाह नहीं होती कि तुम मेरे सामने ही मर जाते। ऐसी स्थिति में मैं वानर के लिए एहसान चुकाऊंगा, किन शियाओं ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? चंद्रदेव ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बेरहम निकलोगे तो मैं तुम्हारी जान बचाने के बजाय उसे परेशान कर देता। हान सेन अब समझ गया था कि चंद्रदेव किन शियू से क्यों लड़ना चाहते थे। किन शियू अपनी सगी बहन किन वान एर को पुनर्जीवित करना चाहता था। चुड़ैल वान एर किन वान एर का पुनर्जन्म थी, लेकिन वह किन वान एर नहीं थी। पुनर्जन्म लेने वाले किन वानर, जिसमें चुड़ैल वानर की आत्मा थी, की बलि दे दी गई। यह ऐसी बात थी जिसे चुड़ैल और चंद्रदेव स्वीकार नहीं कर सके। किन शियाओं का व्यक्तित्व कम से कम बहुत दृढ़ निश्चयी था। चुड़ैल वानर उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी वह किन वानर को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत जिद्दी था। उसने वानर के चुड़ैल रूप की बलि देने में भी संकोच नहीं किया। हान सेन यह नहीं बता सका कि किन शियू सही था या गलत, लेकिन चुड़ैल वान के लिए किन शियू एक पापी आदमी था। अगर चंद्रदेव किन शियू को सजा देना चाहते हैं तो कृपया ऐसा करें, किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जवाबी हमला नहीं करूंगी। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि तुमने पिछले कई सालों में क्या सीखा है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम जो कह रहे हो वो सीधे मेरे सामने कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। चंद्रदेव बहुत ठंडे लग रहे थे। उन्होंने हाथ हिलाया और ऐसा लग रहा था जैसे वो किन शिया को ताड़ने ही वाले हैं। चंद्रदेव और किन शियू कुछ हजार फीट की दूरी पर थे। चंद्रदेव तेज नहीं थे। उन्होंने अपनी हथेली धीरे से बाहर निकाली। ये डरावना नहीं लग रहा था और न ही ऐसा लग रहा था कि कोई शक्तिशाली प्रकाश उसे ले जा रहा है। इस हथेली को बर्फ कहते हैं। उसकी हथेली जैड या क्रिस्टल जैसी थी, मानो बर्फ जैड की मूर्ति से बनी हो। यह इतनी सुंदर थी कि मानो स्वर्ग जैसी हो, मानो धरती की सबसे बेहतरीन चीज हो। लोगों को लगा होगा कि वह ताड़ का पेड़ प्रकाश जैसा है। वह शक्तिहीन लग रहा था। उसने किन शियू को छुआ तक नहीं। वह उससे कुछ हजार फीट दूर था। यह कोई खतरनाक चाल नहीं लग रही थी। उन्हें लगा कि चंद्रदेव किन शियू को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हान सेन की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने शीत सूत्र का असली व्यवहार देखा। उसकी जेड्सकिन चंद्रदेव के शीत सूत्र से आई थी। लोग वह अद्भुत चीज नहीं देख पा रहे थे जो उन्हें देखनी चाहिए थी, लेकिन वह देख पा रहा था।
चंद्रदेव की शक्तिहीन हथेली हवा में उठते ही किन शियू का शरीर बर्फ बन गया। वह बर्फ और जैड में जम गया। वह बर्फ जैड की मूर्ति बन गया। हान सेन को भेड़ परी की खोखली संरचना अद्भुत लगी। चंद्रदेव की तुलना में भेड़ परी की खोखली संरचना कहीं कमतर थी। चंद्रदेव की बर्फ जैड संरचना रहस्यमय थी, मानो वह हमेशा के लिए क्रिस्टल हो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति भी उसकी बर्फ जैड सील को तोड़ नहीं पाएगी। बर्फ जैड क्रिस्टल भी खुद को न्यूनतम करने के लिए एक खास तरीका अपना रहा था। उसकी जमा देने की क्षमता गहरी होती जा रही थी और बर्फ जैद ज्यादा सघन होता जा रहा था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो किन शियू का शरीर बर्फ के कारण धूल में बदल जाएगा। अगले ही पल हान सेन ने एक कच्चा आवाज सुनी। उस सदाबहार बर्फ जैड क्रिस्टल में दरार आ गई थी। दरार फैल रही थी। वह पूरे बर्फ जैड क्रिस्टल में फैल गई थी। वेदना। क्रिस्टल जैड के टुकड़ों से भरा आकाश हर जगह फैल गया। क्रिस्टलीकृत किन शियू का शरीर चकनाचूर हो गया। किन शियू का चेहरा प्रकट हो गया। किन शियू वहीं खड़ा रहा। वह हिला तक नहीं, लेकिन चंद्रदेव ने अपने शीत सूत्र की सीलिंग शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया। वह उसे चोट नहीं पहुंचा सका। किन शियू बहुत शक्तिशाली है। जब हान सेन जीनो आर्ट का उपयोग करने में सक्षम था और जब वह जेडस्किन का उपयोग करने में सबसे अच्छा था, तब भी वह मून गॉड से कमतर था। यहां तक कि चंद्रदेव के हमले भी किन शियू पर काम नहीं कर रहे थे। हान सेन की जेडस्किन अगर इस्तेमाल करती तो शायद नाकाम हो जाती। बेशक तुम मजबूत हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अब तुम हर चीज को तुच्छ समझते हो। चंद्रदेव अभी भी बहुत ठंडे थे। उनकी आंखों की ठंडक और भी बढ़ गई। शुक्रिया सिस्टर मून, किन शियू ने कहा। अगर आप इसे दोबारा करना चाहती हैं तो कर लीजिए। मुझे इस तरह उकसाने की तुम्हारी कोशिश बेकार है, चंद्रदेव ने ठंडे स्वर में कहा। मैं वानर के लिए 3 ताड़ के पेड़ लौटा दूंगा। पहले वाला तो बस पहला था, अभी 2 और आने वाले हैं। अगर सिस्टर मून को ये मजेदार लगता है तो सिर्फ 3 बार हथेली से वार करने से काम नहीं चलेगा। आप 300 या 3000 भी कर सकती हैं और मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। किन शियाओ अजीब तरह से ईमानदार लग रहा था। हम, चंद्रदेव ने ठंडे स्वर में गुर्राहट की। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किन शिया की बातों से नफरत हो रही हो। उसके हाथ, जो सुंदर जैद जैसे लग रहे थे, किन शिया की छाती पर जोर से दबा रहे थे। इस बार चंद्रदेव ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया। ये हाथ दूसरे हाथ से बिल्कुल अलग था। पहले वाली हथेली इतनी ठंडी और बेरहम थी कि उसने सब कुछ जमा दिया था। उसकी मुख्य शक्ति ठंडी सीलन शक्ति थी। चंद्रदेव की दूसरी हथेली ठंडी नहीं थी। हाथ क्रिस्टल या जैड जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बेहद खूबसूरत जैड पत्थर की मूर्ति से तराशा गया हो। जैड जैसी दिखने वाली हथेली अंतरिक्ष को चीरती हुई चली गई। जिस जगह से गुजरी उसे तबाह कर दिया। जहां भी हाथ लगा वह नष्ट हो गया। विनाशकारी शक्तियां बहुत प्रबल थीं। वे हान सेन के विपरीत द स्टोरी ऑफ जीन्स से भी ज्यादा शक्तिशाली थीं। इस हथेली को जैड शैटर कहते हैं, चंद्रदेव ने ठंडे स्वर में कहा। जब हथेली आगे बढ़ी तो उसकी उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड में महसूस की गई। जैड हाथ किन शियू के काले क्रिस्टल कवच पर था। काले क्रिस्टल कवच में दरार पड़ गई। चंद्रदेव की जैड हथेली कवच में चली गई। ये पहली बार था जब हान सेन ने काले क्रिस्टल कवच पर दरार पड़ते देखा था, लेकिन वह हथेली काले क्रिस्टल कवच को तोड़ नहीं पाए। बस उस पर एक निशान रह गया जो हाथ के आकार का था। किन शियू ने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर पड़ी हथेली को देखा। उसने आह भरी। बहन मून, पुनर्जन्म के बाद तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई हो। यह जैड शैटर ऐसा है जिसे देव आत्माओं से भरा आकाश भी नहीं रोक सकता। इससे कोई भी देव आधार तुरंत नष्ट हो जाएगा। सच कहूं तो मैं तुम्हारी तीसरी हथेली के वार का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। जब वह बोल रहा था, काले क्रिस्टल कवच पर हथेली का निशान फिर से उभर आया। चंद्रदेव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें इसके लिए उत्सुक रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम इसे अभी देखोगे। उसके बाद चंद्रदेव ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उन्होंने किन शियू पर फिर से हाथ नहीं उठाया। उन्होंने अपनी उंगलियों को एक दूसरे के सामने करके अपने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने हवा में एक गोलाकार इशारा किया। चंद्रदेव ने अपने हाथ ऊपर उठाए। खोखला गोलाकार हिस्सा किन शियू की ओर था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, इस हथेली को चंद्रभंजन कहते हैं। चंद्रदेव के ऐसा कहने के बाद किन शियू का चेहरा बदल गया। किन शियू पूरे समय वहीं खड़ा रहा, 1 इंच भी नहीं हिला। अब वह सक्रिय रूप से पीछे हटने लगा। बहुत देर हो चुकी थी। एक भिनभिनाहट सी सुनाई दी। जहां किन शियू था वहां अंतरिक्ष का एक पूरा हिस्सा गायब हो गया।
ऐसा लग रहा था जैसे वहां का समय और स्थान खोदकर मिटा दिया गया हो। किन शियो एक कदम और करीब आ गया था। उसकी बांह पर लगा काला क्रिस्टल कवच उस शक्ति के प्रभाव से खा गया था। उसकी बांह का ज्यादातर कवच और मांसपेशियां फट गई थीं। वे अंतरिक्ष के ढहते हुए हिस्से के साथ गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े डरावने अदृश्य मुंह ने उसकी बांह फाड़ दी हो। बहन मून, आपने तो पहले ही पूरी ताकत लगा दी है और दुनिया को तोड़ दिया है। मुझे आपको बधाई देनी ही होगी। किन शियाओ का चेहरा नहीं बदला। उसे अपनी बांह पर लगे जख्मों की जरा भी परवाह नहीं थी। झुककर उसे बधाई देने में उसकी ईमानदारी साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसकी बांह पर लगे घाव और टूटा हुआ काला क्रिस्टल कवच पहले ही ठीक हो चुका था। उसे अभी अभी जो घाव लगे थे उनका कोई निशान नहीं मिला। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, जीनो प्रोटोटाइप कवच के अंदर एक असली शरीर है। इसका क्या मतलब है? क्या किन शियू ने अपना शरीर त्याग कर जीनो प्रोटोटाइप कवच में प्रवेश करने के लिए एक शुद्ध आत्मा का इस्तेमाल किया था? अगर यह सच है तो इसके अंदर कोई असली शरीर नहीं होना चाहिए। मुझे भी तुम्हें बधाई देनी चाहिए, चंद्रदेव ने ठंडे स्वर में कहा। लगता है तुमने कर दिखाया। तुम रिबूट स्तर पर पहुंच गए। तुमने अपना शरीर बना लिया। यही तो मुझे शुरू से ही उम्मीद थी। इसमें कोई खास खुशी या खास बात नहीं है। लेकिन बहन मून, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहती हो? किन शियाओ न तो खुश था और न ही उदास। ऐसा लग रहा था जैसे हमेशा से यही होना था। मैंने कहा था कि मैं 3 हथेलियां पहुंचाऊंगा और अब मैंने अपनी तीनों हथेलियां पहुंचा दी हैं, चंद्रदेव ने कहा। तुम्हें मुझे आजमाने की जरूरत नहीं है। फिर वह चली गई। उसने अंतरिक्ष को तोड़ा और 17वें आकाश में चली गई। 33वें आकाश की बाई सीमा उसे जाने से नहीं रोक पाए। जब चंद्रदेव चले गए तो जीनो टैबलेट की परछाई धुंधली पड़ गई। 17वां आकाश फिर पहले जैसा हो गया। अब आकाश में कोई अजीब सी रोशनी नहीं चमकती थी और न ही कोई और हलचल। उस मुठभेड़ का गवाह बनने के बाद हान सेन को थोड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रदेव ने उस पर और हमला क्यों नहीं किया। वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थी और उससे लड़ने के लिए इतनी दूर तक गई थी, फिर भी उसने उस आदमी पर सिर्फ 3 बार हमला करना चाहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि चंद्रदेव ऐसा कुछ करेंगे। हान सेन जब विचारों में डूबा हुआ था तभी उसने अपने सामने अंतरिक्ष को पानी की तरह लहराते देखा। एक सुंदर दर्पण फूल पानी चांद जैसा पिंड एक शॉकवेव की तरह आगे अंतरिक्ष में फैल रहा था। ये चंद्रदेव ही थे जिन्होंने अभी अभी किन शियू पर 3 बार वार किया था। हान यूफेई ने मून गॉड की तरफ देखा। वह थोड़ी शर्मीली लग रही थी। वह सीधी खड़ी हो गई और विनम्रता से उसका नाम पुकारा। बहन मून। छोटी यूफेई, तुम अभी भी बहुत आलसी हो। अपनी क्षमता के साथ अगर तुम हर समय अपने शोध में न लगी रहती तो तुम्हारी उपलब्धियां और ताकत मेरी उपलब्धियों से कम नहीं होती। चंद्रदेव की आवाज ऐसी लग रही थी मानो वह उसे उपदेश दे रही हो और मानो उन्होंने ही उसे जीवन भर पाला पोसा हो, लेकिन असफल रही हो। हमारे रास्ते हमेशा से अलग होने वाले थे, हान यूफेई ने अपने काले चश्मे का फ्रेम उठाते हुए कहा। उसने चंद्रदेव को घूरा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिस रास्ते पर चले वो सही था और मेरा गलत। जो भी हो, ये जानना ही काफी है कि तुम खुश हो। जब से तुम छोटे थे मैं तुम्हें कभी भी किसी खास दिशा में नियंत्रित या निर्देशित नहीं कर पाया जो तुम्हारी अपनी दिशा से हटकर हो। ये कहने के बाद चंद्रदेव ने हान यूफेई को अनदेखा कर दिया। उसने हान सेन की ओर देखा और कहा, क्या तुमने मेरी 3 हथेलियां सीख ली हैं? हान सेन चौंक गया और पूछा, 3 बार तुमने किन शियू को मारा, क्या वह कुछ ऐसा था जो तुम वास्तव में मुझे दिखाना चाहते थे? तो क्या तुमने उन्हें सीख लिया है? चंद्रदेव ने फिर पूछा। आपने जो दिखाया उसमें से मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, लेकिन अगर मैं उसे पूरी तरह समझ भी लूं तो भी उसका कोई मतलब नहीं होगा। मेरे शरीर में कोई समस्या है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। हान सेन को उसे इस तरह जवाब देना पड़ा। वह बस विनम्र होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में उसने जो देखा था उसे पूरी तरह समझ गया था। 3 हथेलियां शीत सूत्र के 3 अलग अलग स्तर थे। पहले 2 स्तरों को बर्फ और जेड शैटर कहा जाता था। हान सेन इन्हें कर सकता था। आखिरी स्तर जो उसने देखा वह था मून ब्रेक। ये कुछ ऐसा होना चाहिए था जो मून गॉड ने तब बनाया होगा जब वह 100 की ब्रेक वर्ल्ड दर पर पहुंची थी। हान सेन इसे अच्छी तरह समझ सकता था, लेकिन उसका शरीर उसे अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता था। चंद्रदेव ने पूछा, क्या तुम अभी तक किन शियू की शक्ति को समझ पाए हो? मैं कुछ तो समझ गया, पर सब नहीं, हान सेन ने कहा। उसका शरीर तभी बना जब वह रीबूट क्लास में पहुंचा, है ना?
चंद्रदेव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये सही है। रीबूट वर्ग में पहुंचने का अर्थ है कि उसने अमर शरीर प्राप्त कर लिया है। बिना किसी देव मंदिर या आधार के भी वह अनंत बार रीबूट हो सकता है। वह अपने शरीर को एक निश्चित समय और स्थान पर रीसेट कर सकता है। चाहे उससे किसी भी प्रकार की क्षति हो, उसका शरीर उस समय के लिए रीबूट हो जाएगा। इसलिए चाहे आपकी शक्तियां कितनी भी प्रबल क्यों न हो, आप उसे मार नहीं सकते। आप उसके शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन वह फिर भी उस समय में वापस आ सकता है जब वह पहली बार पुनर्जीवित हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद हान सेन ने पूछा, क्या उसे मारने का कोई और तरीका नहीं है? जैसे क्या हम समय शक्ति का इस्तेमाल करके उसे उस समय में वापस जाने से रोक सकते हैं? रीबूट करना कोई साधारण समय शक्ति नहीं है, चंद्रदेव ने कहा। भले ही आपने समय और अंतरिक्ष शक्तियों पर महारत हासिल कर ली हो, आप उसकी रीबूट शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकते। वरना आपको क्या लगता है कि सिर्फ रीबूट क्लास के लोग ही जीनो हॉल पर नियंत्रण क्यों कर सकते हैं? उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी क्यों कहा जाता है? रीबूट क्लास का मतलब है कि आपके पास एक अमर शरीर है। इस पूरी दुनिया में केवल 5 लोग ही रीबूट क्लास के हैं। 5 हैं। हान सेन ने चंद्रदेव की ओर देखा। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे 5 लोग कैसे हो सकते हैं। चंद्रदेव ने कहा, अतीत में जेनो हॉल लीडर ही एकमात्र रीबूट गॉड स्पिरिट था। वह पहला था और उसने रीबूट वर्ग की शुरुआत की थी। उसके बिना रीबूट वर्ग के 4 और लोग नहीं हो सकते थे। कुछ देर रुकने के बाद चंद्रदेव बोले, दूसरा रीबूट क्लास व्यक्ति वह है जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। वह व्यक्ति बाओ एयर है, जिसके रक्त में उस नेता का खून है। वह रीबूट क्लास बन जाएगी। बस कुछ ही समय की बात है कि वह रीबूट क्लास बन जाएगी। तीसरा व्यक्ति वर्तमान गॉड हॉल लीडर है। पुराने नेता ने ब्रह्मांड को रीबूट करने से पहले अपनी शक्ति जीनो हॉल में डाल दी थी। उन्होंने जीनो हॉल को नियंत्रित किया था और इसीलिए ब्रह्मांड इतने लंबे समय तक शांति बनाए रख पाया है। तो क्या तुम कह रहे हो कि चौथा व्यक्ति किन शियू है? अगर ऐसा है तो 5वां व्यक्ति कौन हो सकता है? हान सेन ने पूछा। अगर तुम्हें पता था कि किन शियू रीबूट क्लास का है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति कौन है, मून गॉड ने मुस्कुराते हुए हान सेन से कहा। क्या तुम दूसरे रीबूट क्लास के व्यक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते? चुड़ैल अल्फा। हान सेन का दिल धड़क उठा जब उसने ये कहा। उस जमाने में जो भी नेता का खून कमाता था, वह सिर्फ इंसानी अल्फा नहीं होता था। डायन का अल्फा भी होता था, लेकिन हान सेन को नहीं पता था कि डायन अल्फा का क्या हुआ। हान सेन ने चंद्रदेव के चेहरे की ओर देखा। वह जानता था कि वह सही था, इसलिए उसने पूछा, क्या डायन अल्फा अभी भी जिंदा है? क्या वह अभी भी अपने वर्तमान अवतार में यहाँ है? चंद्रदेव मुस्कुराए, क्या तुम्हें लगता है कि किन शियू ने मुझे सिर्फ इसलिए मारने दिया क्योंकि वह मुझ पर एहसान करता है? क्या तुम कह रहे हो कि वह चुड़ैल अल्फा से डरता है? हान सेन का दिल कांप रहा था। यह तो बस आधा ही सही है। उसे मुझ पर एहसान करना था, पर वो डरा हुआ भी था। खैर, विच अल्फा मर चुकी है। अब सिर्फ विच की ताई ही बची है। जब चंद्रदेव ने उन 2 शब्दों ताई का जिक्र किया तो वो थोड़ी घमंडी लग रही थी। ताई पुनर्जन्म में चुड़ैल अल्फा है। हान सेन का मुंह खुला का खुला रह गया। वह काफी देर तक जड़वत रहा। चंद्रदेव ने आह भरी, बिल्कुल नहीं। अल्फा चुड़ैल मर गई और उसका पुनर्जन्म हुआ। जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो एक समस्या हुई। उसकी आत्मा 2 हिस्सों में बढ़ गई। ताई उन्हीं हिस्सों में से एक है। क्या ये सचमुच 2 टुकड़ों में बढ़ गया था? अगर ऐसा है तो दूसरा? हान सेन पूछना चाहता था कि वह कौन था, लेकिन फिर उसे किसी का ख्याल आया। उसने चीख कर पूछा, क्या दूसरा आकाश देवता राजा कुन है? लगता है तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन राजा क्यून चुड़ैल का है? चंद्रदेव ने हान सेन की ओर देखा। वह आश्चर्यचकित थी कि उसे आकाश देव राजा क्यून के अस्तित्व के बारे में पता था। हान सेन जानता था कि राजा कुन कौन है, फिर भी वह हैरान था। उसे इस आरोप पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने कहा, यह सही नहीं हो सकता। राजा कुन और ताई अलग अलग हैं। वह चुड़ैल अल्फा की आत्मा का दूसरा हिस्सा कैसे हो सकता है? चंद्रदेव ने आह भरी। कभी कभी पहचान का कोई मतलब नहीं होता। भले ही वह डायन अल्फा अवतार का आधा हिस्सा हो, फिर भी वह अंत तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, राजा क्यून कोई मायने नहीं रखता क्योंकि यह डायन का मामला है। तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। ताई इसे संभाल लेगी। कुछ देर रुकने के बाद चंद्रदेव ने हान सेन से कहा, तुमने मेरी 3 हथेलियां देखी। तुमने किन शियू का शरीर देखा। यह अच्छी बात है।
मेरी 3 हथेलियों का इस्तेमाल बाओ एयर के साथ अभ्यास करने में करो। अगर वह मून ब्रेक से बच सकती है तो वह किन शियू से लड़ सकती है, वरना जीनो टैबलेट की लड़ाई में शामिल होने की जहमत मत उठाओ। मैं बाओआ के साथ अभ्यास करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरा शरीर इसकी अनुमति नहीं देगा, हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। मैंने मोमेंट गॉड के साथ तुम्हारी लड़ाई देखी। तुम्हारा शरीर शीत सूत्र का उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो गया है। जैसे ही मून गॉड ने कहा, उसने हान सेन की ओर देखा। ये स्थिति समझाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मेरे शरीर में एक समस्या है। मैं अपनी जरूरत की ताकत तभी इस्तेमाल कर पाता हूं जब कोई विरोधी शक्ति मुझे उकसाती है। आमतौर पर मैं बिल्कुल हानिरहित रहता हूं। हान सेन ने उसे स्थिति समझाई। जब चंद्रदेव ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने सख्ती से भौहें चढ़ाईं और हान सेन को देखती रहीं। आखिरकार उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना यह है कि जब तुम किसी ताकतवर से लड़ते हो तो तुम ताकतवर होते हो, यानी अगर दुश्मन ताकतवर है तो तुम भी ताकतवर हो जाओगे। मुझे लगता है मेरा यही मतलब था। हान सेन ने सिर हिलाकर पुष्टि की। मुझे सच कहना होगा, ये काफी दिलचस्प है। इसका मतलब है कि अगर मैं तुम पर शक्ति डाल दूं तो तुम भी मेरे जैसे ताकतवर हो जाओगे। चंद्रदेव ने आंखें मूंद लीं। ये समझना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी। हान सेन ने कहा, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मजबूत प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने पर मैं कितना मजबूत हो सकता हूं। तो चलो तुम्हारी हदें पूरी तरह परख लेते हैं। मैं तुम्हें 3 बार मारने की कोशिश कर सकता हूं। चंद्रदेव ने उसके बोलते ही यही कोशिश की। उसने अभी अभी यह कहा था और उसने हान सेन पर हमला करने के लिए अपनी हथेलियों का इस्तेमाल कर लिया था। वह हथेली वही बर्फ का वार थी जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था। चंद्रदेव की हथेली तेजी से हान सेन के पास आए, उसका शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया। उसकी त्वचा और हड्डियां बर्फ जैद क्रिस्टल बन गईं। उसने चंद्रदेव की ओर एक हथेली फेंकी। उसने जो कौशल इस्तेमाल किया वह उस बर्फ जैसा था जिसका इस्तेमाल चंद्रदेव ने अभी अभी किया था। 2 हाथ बर्फीले जैद जैसे लग रहे थे और चुपचाप एक दूसरे से टकराने वाले थे। इलाके का तापमान तेजी से गिर रहा था। वांग युहांग और हान यूफेई एक पल के लिए पीछे हट गए। अगर वे पर्याप्त तेज नहीं होते तो अचानक हुई बर्फीली शक्तियों के टकराव से उनके शरीर जम जाते। हान सेन और मून गॉड की हथेलियां आपस में टकराईं। उनके हाथों से बर्फीली हवा उठी। हान यूफेई और वांग युहांग बहुत हैरान हुए। उन्होंने देखा कि मून गॉड के हाथों पर बर्फ जमी हुई थी जो उनके पूरे शरीर पर फैल रही थी। दूसरी ओर हान सेन बिल्कुल ठीक था। उसे कोई ठंड या बर्फीली हवा नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वह हमेशा जैसा ही दिख रहा था। हान सेन की बर्फ सिस्टम मून की बर्फ से बेहतर है। हान यूफेई जो देख रही थी उससे हैरान थी लेकिन खुश भी थी। अगर मेरे बच्चे में ऐसे जीन हैं तो मुझे आश्चर्य है कि अंत तक वह कितना मजबूत होगा। चंद्रदेव भी इससे हैरान थे। उन्होंने ही शीत सूत्र की रचना की थी। अब वे दुनिया को तोड़ने की 100% सीमा पर थीं। उस ब्रह्मांड में कई लोग दुनिया तोड़ने के करीब थे, लेकिन बहुत कम लोग अपनी दुनिया तोड़ने की गति को अधिकतम कर पाए। हान सेन की बर्फ उसकी ब्रेक वर्ल्ड की बर्फ से ज्यादा मजबूत थी। यहां तक कि चंद्रदेव भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मुझे अपना जैड शैटर आजमाने दो। मून गॉड ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके दूसरे हाथ की हथेली हान सेन पर वार करने के लिए दौड़ी। उसने अपनी शक्ति का उत्पादन बहुत कम कर दिया ताकि किसी को भी जैड हाथ में कोई शक्ति महसूस न हो। चंद्रदेव का जैड शैटर मुक्त हो गया, जिससे हान सेन का शरीर समायोजित हो गया। उसने वही कौशल इस्तेमाल किया जो उसने किया था। वही जैड शैटर चंद्रदेव के हाथ पर वापस आ गया। दोनों सफेद जैड जैसे हाथ आपस में मिले। शक्ति कम थी, इसलिए ज्यादा हलचल नहीं हुई। दोनों हाथों के बीच जगह का एक टुकड़ा ढह गया। कच्चा। चंद्रदेव के जैद हाथ में दरार आ गई थी। वह टूटने ही वाला था, फिर भी हान सेन के हाथ बिल्कुल ठीक थे। यहां तक कि उसकी जैड शैटर शक्ति भी सिस्टम मून से ज्यादा है। हान यूफेई इस बात से सचमुच हैरान था। चंद्रदेव भी चौंक गए। वह पीछे हट गए और अपने हाथों को देखा। उन्हें कुछ छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दी। अगर वह आगे बढ़ती रहीं तो हान सेन की प्रतिरोधक शक्ति से उनका हाथ जरूर चकनाचूर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर मजबूत है। अब कोशिश करो और मेरे मून ब्रेक को झेलो। मून गॉड ने भौहें चढ़ाईं। उसे यकीन नहीं था कि हान सेन अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हरा पाएगा। दोनों हाथ आपस में टकराकर एक गोलाकार आकृति बना रहे थे। बीच में एक केंद्र बिंदु था जो हान सेन पर केंद्रित था। हाथ से बने इस घेरे के अंदर एक डरावनी शक्ति एकत्रित हो रही थी।
लगभग उसी समय हान सेन ने भी वैसा ही किया। उसने अपने हाथों को गोलाकार में जोड़कर चंद्रदेव पर निशाना साधा। अब उसके हाथों में एक अजीब सी शक्ति थी। हान सेन और मून गॉड के बीच एक डरावनी शक्ति का विस्फोट हुआ। उनके बीच का स्थान मानो किसी अदृश्य और शांत राक्षस द्वारा निगल लिया गया हो। वे 30 फीट की दूरी पर थे। उस पल के बाद वे दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनके अंगूठी वाले हाथ एक दूसरे से मिले हुए थे। वेदना। चंद्रदेव के हाथ किसी शक्ति के जोर से उछलकर दूर जा गिरे। वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटी ताकि अपने शरीर को स्थिर कर सके। उन्होंने हान सेन को अविश्वास भरी नजरों से देखा। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। हान यूफेई की सुंदर आंखें आश्चर्य से भर गईं। हान सेन का शरीर जितना शक्तिशाली था, उसका अपना बच्चा भी उतना ही शक्तिशाली होगा। थोड़ी देर बाद चंद्रदेव ने खुद को रोक न सके और पूछा, तुम्हारे शरीर में क्या हुआ है? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हान सेन उसे उस काम में हरा देगा जिसमें वो सबसे अच्छी है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरे शरीर का क्या हुआ। हान सेन ने कंधे उचका दिए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो या कुछ और। चंद्रदेव जिस तरह से अब हान सेन को देख रहे थे, उससे लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहे हों। उन्होंने हान यूफेई को संबोधित करते हुए कहा, यूफेई, तुमने जरूर उसके शरीर पर कुछ शोध किया होगा। क्या तुम्हें कुछ पता चला? परिणाम क्या है? मैंने उसके शरीर पर शोध किया था, हान यूफेई ने कबूल किया। परिणाम तुम्हें मुझे दिखाने होंगे। चंद्रदेव ने हाथ बढ़ाया। यही तो समस्या है, हान यूफेई ने सिर हिलाते हुए कहा। कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला है। तुम्हारा क्या मतलब है कि कोई निर्णायक परिणाम नहीं थे? चंद्रदेव ने भौहें चढ़ाकर पूछा। एक पल सोचने के बाद हान यूफेई ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो। वास्तव में खोजने लायक कुछ भी नहीं था। उसके जीन का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी सबसे उन्नत तकनीक और शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी कोई भी कोशिश काम नहीं आई। उसके जीन पत्थर जैसे हैं जिन्हें सबसे शक्तिशाली औजार से भी नहीं तोड़ा जा सकता। मेरे पास वो जवाब नहीं है जिनकी हम सबको तलाश है। जहां तक मैं बता सकता हूं, सान म्यू के जीन का विकास किन शियाओं से भी आगे निकल गया है। बिल्कुल नहीं, चंद्रदेव ने भौहें चढ़ाकर कहा। क्यों नहीं? हान यूफेई ने पूछा। तुमने किन शियू के साथ सहयोग किया? तुम्हें उसका इतिहास पता होना चाहिए। उसमें रीबूट गॉड स्पिरिट जीन है। उसके जीन पिरामिड के सबसे ऊपर हैं। बाओ एर के अलावा ताई ये भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मून गॉड को नहीं लगता था कि हान सेन के जीन किन शियू जितने अच्छे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। विकास के साथ अनगिनत संभावनाएं आती हैं। किन शियू के जीन महान हैं, लेकिन आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि कोई और प्राणी भी मौजूद है जो उससे भी महान है। हान सेन सचमुच वही हो सकता है। हान यूफेई ने अपनी राय दोहराई। चंद्रदेव ने हान सेन को अजीब नजरों से देखा। कुछ खास मौके होते हैं जब ऐसा हो सकता है, लेकिन ये खास मौके किसी न किसी चीज पर आधारित होते हैं। हान सेन में पिछले जन्म के जीन नहीं हैं। उसका सारा विकास इसी जन्म से हुआ है। इतने कम समय में किन शियाओं से बेहतर बनना बहुत ज्यादा है। शायद। हान यूफेई ने बहस नहीं की, लेकिन हर कोई यह बताने में सक्षम था कि चंद्रदेव उसे समझाने में असमर्थ रहे थे। चंद्रदेव ने इस विषय पर बात जारी नहीं रखी। उन्होंने हान सेन को संबोधित करते हुए कहा, तुम अच्छे हो। तुम्हारा शरीर बलवान है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि तुम किन शियाओं से बेहतर हो, लेकिन इस ब्रह्मांड में तुम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक हो। बहुत कम लोग तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। तुम्हारा शरीर जिस तरह का है, उसे देखते हुए बाओ एर के साथ युद्ध करना लाभदायक होगा। तुम उसकी बहुत मदद कर सकते हो। हान सेन ने सोचा तो उसे लगा कि उसकी बात सही थी। बाओ एर की शक्ति से वह हान सेन के शरीर के अंदर की शक्ति को सक्रिय कर पाएगी। शायद वह देख सके कि उसके शरीर की सीमाएं कहाँ हैं। जीनो टैबलेट की लड़ाई से बस 4 दिन दूर हैं, चंद्रदेव ने कहा। तुम्हें अभ्यास के लिए मिले समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। मैं जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम लोगों को लाइव देख पाऊंगा। फिर वह चली गई। उसने रुकने की कोशिश नहीं की। कुछ कदम चलने के बाद वह बिना किसी निशान के हवा में गायब हो गई। हान सेन बाओ एर को ढूंढने के लिए अभयारण्यों में वापस जाना चाहता था। हान यूफेई ने उसे रोका और पूछा, हान सेन, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं वापस अभयारण्यों में चला जाऊंगा। ये वैसा ही है जैसा चंद्रदेव ने कहा था। मुझे अपने शरीर का इस्तेमाल बाओ एर से लड़ने के लिए करना चाहिए।
शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। हान सेन आधा झूठ और आधा सच बोल रहा था। हान यूफेई की आंखें तेज ब्लेड की तरह थीं, मानो उसकी नजर हान सेन के दिल को चीर रही हो। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, क्या ये बाओ एर की मदद करने की बात है या बाओ एर आपकी मदद करेगा? क्या दोनों में कोई अंतर है? हान सेन चौंक गया, लेकिन उसने शांत रहने का नाटक किया। हान यूफेई ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम्हारे व्यक्तित्व को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम बाओ एर को जोखिम उठाने दोगे। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी बाओ एर को जीनो टैबलेट की लड़ाई में भाग लेने की अनुमति देने की योजना बनाई थी। तुम बाओ एर को अपने लिए लड़ने के लिए मजबूर करोगे। वह तुम्हारी मदद करेगी, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। वांग युहांग, जो किनारे पर खड़ा था, जोर से हंसा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जाहिर है कि वह आकलन से सहमत था। क्या मैं इतनी आसानी से पहचाना जा सकता हूँ? हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। वांग युहांग मुस्कुराया। क्या मुझे तुम्हें ये समझाना पड़ेगा? हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किस तरह के इंसान हो। ऐसी बातों का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तुम लोग जो चाहो करो। मैं फिलहाल अभयारण्यों में वापस जा रहा हूँ। हान सेन को बुरा लगा और उसने उन्हें अलविदा कहा। हान यूफेई ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, तुम जा सकते हो। अगर तुम मर भी गए तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जीन और रक्त नारी जिंदा रहेंगे। हान सेन ने सोचा कि हान यूफेई ने जो कहा वह केवल इसलिए था क्योंकि उसके पहले से ही बच्चे थे, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि उसने क्या कहा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे कोसना बंद करो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। इस बारे में दूसरों को कुछ मत बताना। हान सेन ने उन्हें चेतावनी देकर अलविदा कहा और अभयारण्य में लौट गया। हान सेन बाओ एर से लड़कर खुद को बेहतर समझना चाहता था, लेकिन कैस ने हान सेन की इच्छा को ठुकरा दिया। उसने कहा कि बाओ एर और जीन बीज एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और यह मिलन बहुत नजदीक है। उसे जीन बीज के साथ अपने मिलन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हान सेन के लिए दखल देने और दखल देने का कोई समय नहीं था। हान सेन को ये बात बहुत उदास कर गई, इसलिए उसने अपना प्रस्तावित विचार छोड़ दिया। उसने अपने शरीर को और बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ और करने की कोशिश की। अगर हान सेन ने पहले किस्मत और मेहनत पर भरोसा किया था, तो अब उसके जीन उसे एक तरह का महाप्रतिभाशाली बना चुके थे। चाहे वो कुछ भी करे, वो बस कुछ न कुछ सीख ही सकता था। उसने होली पायरेट को रिहा किया और उसके साथ शतरंज खेला। उसने उसे लगातार 19 बार हराया। हालांकि हान सेन संगीत में बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी कोई वाद्य यंत्र सीखना उनके लिए ज्यादा आसान था। वह जल्दी ही हर तरह के गाने और धुनें सीख लेते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह देखते ही देखते एक संगीत उस्ताद बन गए हों। फैंग फेई फेई और फैंग यिन यिन को भी हान सेन की संगीत प्रतिभा अविश्वसनीय लगी। उन्हें लगा कि जिस हान सेन को वे देख रहे थे, वह कोई और ही छद्म रूप में था। ज्यादा चालाक होना असल में परेशानी का सबब है। हान सेन को जल्द ही पता चल गया कि सब कुछ तेजी से उबाऊ होता जा रहा है। पहले वह जो भी करता था नया होता था, इसलिए हारना उसके लिए ठीक था। अब हान सेन चाहे कुछ भी करे, वह हार नहीं सकता था। अब उसे सब कुछ उबाऊ लगता था। हान सेन को जो चीजें पहले दिलचस्प लगती थीं, वे अब नीरस और उबाऊ लगने लगी थीं। अब वह उन्हें करने के मूड में नहीं था। 4 दिन सुस्ती से गुजर गए। हान सेन ने खुद को समझने में कोई खास प्रगति नहीं की। वह बस इतना जानता था कि उसका शरीर जो भी करना चाहे, उसमें सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि उसकी सीमाएं, अगर कोई थी भी, कहाँ हैं। उसे अभी भी समझ नहीं आया था। कोई बात नहीं, जब मैं किन शिव से लड़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे शरीर की सीमाएं कहाँ हैं। हान सेन ने घड़ी की ओर देखा। जीनों मुकाबले शुरू होने ही वाले थे। बाओ एर का अभी जीन सीड से जुड़ना बाकी था। हान सेन को इससे राहत मिली। यह अच्छी बात है। बाओ एर ने अभी तक संयोजन नहीं किया है। वह जीनो टैबलेट की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले पाएगी। इससे मुझे बहुत परेशानी से बचा लिया। हान सेन ने बाओ एर को देखा और अभयारण्य से बाहर चला गया। स्पेस गार्डन में कई कुलीन लोग हान सेन का इंतजार कर रहे थे। उसने लिंग र को उठाया। जी यानरान लिटिल फ्लावर के बगल में खड़ी थी और वे जीनो टैबलेट की लड़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जी यानरान ने हान सेन का हाथ थाम लिया। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें वापस आना ही होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि लोग तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो।
अगर मैं लड़ नहीं पाऊंगा तो मेरे पास एक हुनर है जिससे मैं जल्दी से बच सकता हूं। इस दुनिया में कोई भी मेरा ये हुनर नहीं तोड़ सकता। जी यानरान ने आंखें घुमाई। उसने कलम निकाली और हान सेन का हाथ पकड़ लिया। उसने 3 नाम लिखे, जी यानरान, हान फेई और हान लिंग एर। हान फेई कौन है? हान सेन चौंक गया। तभी उसे याद आया कि यह लिटिल फ्लावर का असली नाम था। अगर जी यानरान ने यह नाम नहीं लिखा होता तो हान सेन सब कुछ भूल जाता। जी यानरान ने अपना सिर नीचे किया और कहा, अगर आप नहीं रुक सकते तो बस इन 3 नामों को देखें। हान सेन को जी यानरान की आंखें देखकर पता नहीं चलता कि वे लाल हैं। आंसू रुक रहे थे और गिरने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। चिंता मत करो, तुम लोग मेरा साथ दे रहे हो, इसलिए कोई भी मुझे नहीं मार सकता। हान सेन का दिल लड़ने को बेताब था। धमाका, अंतरिक्ष अचानक जगमगा उठा। आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कब्र के पत्थर से एक अजीब, चमकीली, टिमटिमाती रोशनी निकल रही हो। उस विशाल कब्र नुमा संरचना के ऊपर एक जीनो टैबलेट था। वह किसी दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। ये कितना अजीब लग रहा था, ये समझा नहीं जा सकता था। हान सेन, निंग यू और वांग युहांग के शरीरों में एक तरह की आकर्षण शक्ति थी। इंद्रधनुषी रोशनी उन्हें अपने आसमान में वापस खींच ले गई। जीनो टैबलेट पर 32 नेताओं के नाम चमक रहे थे। 32 नामों से दुनियाओं से भरा आकाश चमक रहा था। मुख्य और विपरीत ब्रह्मांड के जीवों ने इसे याद रखा। हान सेन को टाइम स्काई में वापस लाया गया। टाइम स्काई की पत्थर की घड़ियां 12 बजे के समय पर टिकी थीं। घंटियों की आवाज से आसमान और जमीन दोनों हिल गए। ये दृश्य बहुत ही बदकिस्मत है, हान सेन ने दुखी होकर कहा। ऐसा लग रहा है जैसे इसने मुझे मेरे अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया हो। 33वें आसमान से एक प्रकाश किरण निकली। ये हान सेन पर चमकी और उसके शरीर को जीनो टैबलेट के 33वें आसमान तक ले गई। जीनो टैबलेट के चेहरे पर 32 आसमानों के सभी नेताओं के नाम चमक उठे। जब नाम चमके तो नेता की परछाई जीनो टैबलेट से उभर आए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानव देवता 33 आसमानों में तैर रहा हो। इससे दुनियाओं से भरे आसमान में नेता का नाम और चेहरा दिखाई देने लगा। वहां कुछ लोग थे जिन्हें हान सेन जानता था। किन शियू के अलावा मानव राजा, विशाल आकाश दानव, प्राचीन शैतान, बरीपत देवता, वांग युहांग, निंग यू, दानव अल्फा और भी कई लोग थे जिनसे हान सेन अच्छी तरह परिचित था। जीनो टैबलेट की लड़ाई एक साधारण मामला था। 32 नेताओं को टीमों में बांट दिया जाता और एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर किया जाता। 16 विजेता होते, फिर 16-8 हो जाते, 8-4 हो जाते और 4-2 हो जाते। अंतिम 2 विजेता तय करने के लिए आमने सामने होते। हान सेन को उम्मीद थी कि वो किन शियू से पहली लड़ाई में भिड़ सकेगा और अपना असली तुरुप का पत्ता दिखा सकेगा। वो नहीं चाहता था कि उसे अपने दोस्तों से भिड़ना पड़े और उन्हें मारने पर मजबूर होना पड़े। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। चीजें वैसी नहीं हुई जैसा हान सेन चाहते थे। जीनो टैबलेट हान सेन को 33 आसमानों में ले गई। कुछ ही देर में उसने देखा कि वह डेमन अल्फा के सामने खड़ा है। जब डेमन अल्फा ने हान सेन को देखा तो वह डर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पहली लड़ाई हान सेन से होगी। बाकी नेताओं के अपने अपने दुश्मन थे जिनसे उन्हें मुकाबला करना था। हालांकि वे 33 आसमानों में थे, लेकिन जीनो टैबलेट की शक्तियों ने उन्हें 16 अलग अलग अखाड़ों में बांट दिया था। कोई भी दूसरे के अखाड़ों में प्रवेश नहीं कर सकता था। दोनों ब्रह्मांडों के प्राणी देख रहे थे। राज्यों के ब्रह्मांड के प्राणी किन शियू की लड़ाई देख रहे थे। हालांकि ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि किन शियू वु वेई दाओ अल्फा का पुनर्जन्म था, फिर भी किन साम्राज्य का नाम ब्रह्मांड को झकझोर देने वाला था। दूर दूर तक इसे बहुत सम्मान दिया जाता था। जीनो ब्रह्मांड के जीव हान सेन को देखने और यह जानने में ज्यादा रुचि रखते थे कि वह क्या करेगा। डॉलर नाम जीनो ब्रह्मांड के हर जीव की आत्मा में बसा हुआ था। वे चाहते थे कि हान सेन किसी भी हाल में जीत जाए। बरीपात गॉड की किस्मत अच्छी नहीं थी। जब उसने अपने दुश्मन को देखा तो उसका चेहरा तुरंत धुंधला गया। उसका प्रतिद्वंद्वी किन शियू था। मेरे पसंदीदा उपराष्ट्रपति किन शियू ने बरीपात गॉड की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आह, तो क्या तुम मुझसे लड़ने वाले हो? मैं यहाँ हूँ। मुझे किसी से भी लड़ने के लिए मजबूर होना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पीछे हटकर मूर्खों की तरह कांपने वाला नहीं हूँ। बरीपात गॉड बोलते हुए हाथ हिला रहा था। उसके शरीर से बहुत सारी चीजें उड़कर बाहर आ गईं। कांसे की कई वस्तुएं जैसे चूल्हे, तिपाई, बर्तन, कटोरे और अन्य प्रकार की चीजें उड़कर बाहर आ गईं। उन्होंने उसके चारों ओर की 8 दिशाओं को दबा दिया।
वे 33 आकाशों की शक्ति के साथ मिलकर एक दिव्य प्रकाश से चमक उठी और पूरे अखाड़े को ढक लिया। अगर हान सेन ने ये चीजें देखी होती तो वह पहचान लेता कि ये कैस द्वारा छोड़ी गई चीजें हैं। बरीपाद गॉड ही वो था जिसने ये सब प्राप्त किया था। अब वे वस्तुएं एक दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। वे एक इंद्रधनुषी प्रभामंडल बन गईं जिसने आकाश और जमीन को ढक लिया। उन्होंने किन शियू को भी ढक लिया। बरीपाद गॉड, क्या आपको सच में लगता है कि इन सब चीजों का इस्तेमाल मुझसे लड़ने के लिए किया जा सकता है? किन शियू ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने उन चीजों से एक दिव्य प्रकाश छोड़ा जो उस पर गिरा। वे आसानी से दूर हो गए। उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। बरीपाद गॉड ने ठंडे स्वर में कहा, ये सामान अकेले आपसे नहीं लड़ सकता, लेकिन इसके साथ चीजें थोड़ी अलग हो सकती हैं। उसके बाद बरीपद देवता ने अपनी आस्तीनें लहराई। उसमें से एक स्क्रॉल निकला। उसमें एक तस्वीर दिखाई दी। जब तस्वीर बरीपद देवता की आस्तीनों से निकली तो उसमें आकाश और जमीन एक साथ दिखाई दिए। युद्ध का मैदान चित्र के साथ जुड़ गया। युद्ध का मैदान चित्र के अंदर था और चित्र ही युद्ध का मैदान था। किन शियू ने चारों ओर देखा और भावशून्य होकर कहा, आपके पास आकाशपथ पेंटिंग है। श्रीमान नेता ने यह आकाशपथ चित्र इसलिए बनाया क्योंकि इससे मुझे लाभ होगा, बरीपद देवता ने कहा। इन अन्य अवशेषों की मदद से आकाशपथ चित्र मेरे लिए आकाश और जमीन के साथ मिल सकता है। आकाश और जमीन अब मेरे हाथ में है। भले ही आपके पास किसी देवता की शक्ति हो, ब्रह्मांड की सहायता के बिना मुझसे लड़ने के लिए सिर्फ अपनी शक्ति का उपयोग करना पर्याप्त नहीं होगा। सारा आकाश और सारी धरती ने उसकी आज्ञा सुनी और उसका पालन किया। पदार्थ की जंजीरें एक असली अजगर बन गईं। वे जमीन से उठे। ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 अजगर एक गोला चुरा रहे हों। वह किन शियू पर दहाड़ रहा था। बरीपाद गॉड बहुत शक्तिशाली है, गॉड कैस पार्टी के एक बुजुर्ग ने बरीपाद गॉड की हरकतें देखकर कहा। वह बहुत सदमे में था। उसने जमीन और आसमान दोनों को अपने लिए इस्तेमाल कर लिया है। अब यह तस्वीर बाहरी शक्तियों और नियमों को काट देती है। किन शियू अब बरीपाद गॉड की दुनिया में लड़ रहा है। वह उस दुनिया के नियमों से बंधा होगा और बाहरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। जो लोग यह नहीं सोच रहे थे कि बरीपाद गॉड जीतेगा, वे अब सदमे में हैं। बरीपाद गॉड ने आकाश और पथ को एक में मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली है। हालांकि वह बाहरी शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन ये ब्रह्मांड को झकझोरने के लिए पर्याप्त है। किन शियू यहाँ सचमुच मुश्किल में है। मुझे लगा था कि यह एक उबाऊ मुकाबला होगा, लेकिन बरीपाद गॉड उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे गॉड कैस पार्टी का उपाध्यक्ष क्यों माना गया। सबको लगा कि वे एक बड़ी लड़ाई देखेंगे, लेकिन किन शियू ने बस अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां फैलाईं, कई पदार्थ की जंजीरें असली ड्रैगन बन गईं। वे उसके हाथों में चली गईं। फिर आकाश और धरती की सारी शक्ति उसके हाथों में आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह असल में कोई हाथ नहीं थी। वह एक अथाह काला गड्ढा था। आकाश और जमीन की सारी शक्ति किन शियू के हाथ में समा गई थी। बरीपाद गॉड हैरान रह गया। उसने अपनी शक्ति का विस्फोट कर दिया। वह किन शियू को रोकने के लिए स्काई पाथ पेंटिंग और सभी वस्तुओं की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। विरोध करना बेकार था। पुरानी चीजें किन शियू के हाथों की ओर ऐसे उड़ रही थीं मानो उसका कोई अदृश्य बड़ा हाथ हो। सब उसके हाथों में चली गईं। यहां तक कि आकाशपथ चित्र भी चूषण बल से फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे किन शियू के हाथों से आकाश और जमीन टुकड़े टुकड़े हो गए हों। इस सब में सबसे डरावनी बात यह थी कि बरीपद देवता का शरीर भी किन शियू के करीब खींचा जा रहा था। उनकी बरीपद शक्ति उनसे पानी की तरह रिस रही थी। ये सब किन शियू के हाथों में जा रहा था। नहीं, नामुमकिन। बरीपाद गॉड ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह सक्शन की भयानक शक्ति से बच नहीं पाया। जैसे जैसे उसका शरीर सिकुड़कर कमजोर होता गया, उसकी बरीपाद पावर कमजोर होती गई। बरीपाद गॉड बच नहीं सका। वह और स्काईपाथ पेंटिंग किन शियाओं के हाथों में चले गए और अखाड़े में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दोनों ब्रह्मांडों के कुलीन लोग जम गए थे। वह गॉड कैस पार्टी का उपाध्यक्ष था। उसके पास आकाश को झकझोर देने की शक्ति थी। वह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था, लेकिन वह किन शियू के हाथों को रोक नहीं पाया। बहुत डरावना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि किन शियू ने लगभग सारे साम्राज्यों पर राज कर लिया। वह बहुत ताकतवर है। बरीपाद गॉड को किन शियू ने नष्ट कर दिया है। इस जीनो टैबलेट की लड़ाई में कोई भी नंबर 1 स्थान नहीं ले पाएगा। जीनो हॉल वाले उस आदमी का क्या वो किन शियाओं को रोक सकता है?
मुझे केवल यही डर है कि वह आदमी किन शियू को रोक सकता है, कोई और नहीं। अचानक सबको लगा कि किन शियू को हराना वाकई मुश्किल है। उन्हें लगा कि वह किसी देवता जितना शक्तिशाली है।